जेकब ने अपनी ओर रेंगती हुई 10 से अधिक फैंटम मकड़ियों फैंटम स्पाइडर्स को गंभीर आंखों से घूरा। और तभी उसे उन खौफनाक जीवों के बारे में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी याद आ गई। वे ऐसे खूंखार शिकारी थे जो झुंड में रहते थे और शिकार ना मिलने पर एक दूसरे को ही खाकर जिंदा रहते थे। कमजोर मकड़ियां ताकतवर मकड़ियों का भोजन बन जाती थीं और ये खौफनाक चक्र यूं ही चलता रहता था। फैंटम स्पाइडर क्वीन, रानी मकड़ी भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो अपने ही बच्चों को खा जाती थी ताकि उन्हें एक अंतहीन भोजन आपूर्ति की तरह इस्तेमाल करके और भी ज्यादा मकड़ियों को जन्म दे सके। जेकब ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस भूमिगत रास्ते में फैंटम मकड़ियों का पूरा झुंड बसा होगा और वे शायद यहाँ बहुत लंबे समय से डेरा डाले हुए थीं। अब जब उसके जैसा कोई ताज़ा शिकार वहां आ गया था, तो अंधेरे में किसी बुलावे की तरह ये मकड़ियां स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खींची चली आ रही थी। और सबसे भयानक बात, जेकब जानता था कि फैंटम स्पाइडर क्वीन एक असाधारण और खौफनाक जीव होगी। वो शायद कहीं छिपकर इन मकड़ियों को नियंत्रित कर रही थी ताकि हमला करने से पहले वो जेकब को पूरी तरह से थका दे। लेकिन जेकब भी उनसे सीधे भिड़ने वाला नहीं था। उसे पता था कि ये मकड़ियां एक विशाल सेना का हिस्सा हो सकती हैं, इसलिए यहाँ से जान बचाकर भागना ही सबसे सही फैसला था। इसके अलावा एक फैंटम मकड़ी के पास जहर का मैजिक कोर होता था जो उसके किसी काम का नहीं था, इसलिए उनसे लड़ना और भी ज्यादा बेवकूफ़ी भरा था। इसलिए जेकब फुर्ती से घूमा और इस रास्ते के निकास की ओर भाग खड़ा हुआ। वे फैंटम मकड़ियां काफ़ी तेज थीं, लेकिन जेकब जितनी नहीं, जो पहले से ही अपनी 2x गति में था। अब वो केवल यही उम्मीद कर सकता था कि दूसरा रास्ता मकड़ियों का घोंसमा ना हो, वरना उसके पास वापस उस छिपी हुई सीढ़ी की ओर लौटने या इन रास्तों से लड़ते हुए बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। जेकब तेजी से उस बटे हुए गलियारे तक पहुंच गया। वे मकड़ियां अभी भी काफी दूर थीं, इसलिए उसने तुरंत दूसरा रास्ता लिया और बिना कोई आवाज किए उसमें गायब हो गया। हालांकि उन मकड़ियों की रात में देखने की क्षमता बेहतरीन थी और उनके सुनने की शक्ति रेयर टीयर में सबसे अच्छी हो सकती थी, लेकिन जब तक जेकब थोड़ी दूरी बना सकता था और अपने निशानों को छिपा सकता था, तब तक वे मकड़ियां उसका पीछा नहीं कर पाएंगी। लेकिन जेकब ने 100 मीटर से ज्यादा की दूरी ही तय की थी कि उसका दिल धक से रह गया। उसके ठीक सामने खूनी लाल आंखों के कई जोड़े उसे बेहद खौफनाक तरीके से घूर रहे थे। बहुत बढ़िया, इन कमबख्त मकड़ियों ने दोनों रास्तों पर कब्जा कर रखा है। जेकब ने अपने मन ही मन कोसा। लेकिन इस बार वो रुका नहीं। अपने हाथ में लंबी तलवार लिए उसने अपनी गति को 3x कर दिया। अब वो इस जगह से चीरते हुए बाहर निकलना चाहता था। हालांकि इससे उसकी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म होगी, लेकिन उन मकड़ियों के हावी होने का इंतजार करने से ये कहीं बेहतर था। वो अपनी रफ्तार का फायदा उठाकर इस मकड़ियों के घोंसले से बचना चाहता था, और वो उनसे बचने के लिए घोंसले के और गहरे हिस्से में जाने का जोखिम क्यों उठा रहा था, इसका कारण बिल्कुल साफ था। जेकब को अपनी ओर आता देख उन मकड़ियों ने उस पर जहर की फुहार और जालों के गोले दागने शुरू कर दिए। लेकिन जेकब ने फुर्ती से हर हमले को चकमा दिया और उन मकड़ियों के बीच से तेजी से निकल गया, जिससे उनमें अफरा तफरी मच गई। लेकिन जेकब रास्ते में कुछ मीटर ही अंदर गया था कि मकड़ी के जालों ने उसका रास्ता रोक दिया और कई फैंटम मकड़ियां खून की प्यासी आंखों से उसे घूर रही थीं। अब वो आगे और पीछे दोनों तरफ से घिर चुका था। लेकिन तभी जेकब के चेहरे पर एक ठंडी और खौफनाक मुस्कान तैर गई। जाले के बिना कोई भी घोंसला मकड़ियों का घोंसला नहीं होता, और ये सभी जाले बेहद ज्वलनशील यानी आग पकड़ने वाले होते हैं। अगले ही पल उसके हाथ में एक ग्रेनेड आ गया। उसने तुरंत पिन निकाली, उसे रास्ते की गहराई में दे मारा और पलक झपकते ही पीछे मुड़ गया। हालांकि इससे काफ़ी हंगामा मचेगा, लेकिन वो जानता था कि आगे बढ़ने का बस यही एक तरीका है। इसके अलावा वो ज़मीन के बहुत नीचे था और केवल यही उम्मीद कर सकता था कि अंधेरे के वे जीव इस विस्फोट से सतर्क नहीं होंगे। अगर वे हो भी गए तो वे तब तक उसका पता नहीं लगा पाएंगे जब तक कि वे सैकड़ों मीटर खुदाई ना कर लें। रही बात इन मकड़ियों की, तो वे आग से निपटने में इतने व्यस्त हो जाएंगी कि वो आसानी से इस स्थिति का फायदा उठाकर इस घोंसले से भाग निकलेगा। उन मकड़ियों को जाहिर तौर पर कोई अंदाजा नहीं था कि जेकब ने अभी क्या फेंका है, क्योंकि वे सभी उसे भागने से रोकने के लिए उसके पीछे पड़ी थीं। 10 सेकंड बाद बूम बूम बूम, गलियारे में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। धूल का गुबार उठने से पहले ही खून जमा देने वाली चीखें गलियारे में गूंजने लगीं। जेकब तुरंत पीछे मुड़ा, और जब उसने देखा कि वो रास्ता अब तेज रोशनी से जगमगा रहा है, तो वो समझ गया कि पूरा घोंसला आग की चपेट में आ गया है। वो बिना हिचकिचाए उस आग की ओर दौड़ा। रास्ते में आने वाली मकड़ियों को वो बड़ी कुशलता से चकमा दे रहा था, और जो भी उसके रास्ते में आ रही थी उसे वो अपनी तलवार से काटता जा रहा था। अब वो जगह उन पागल फैंटम मकड़ियों से भरी हुई थी। वे उसकी ओर ऐसे दौड़ रही थीं जैसे उनका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका हो। जेकब को मानना पड़ा कि ये मकड़ियां गिनती में बहुत ज़्यादा थीं और शायद यहाँ बहुत लंबे समय से मौजूद थीं।
इसलिए उसने एक और ग्रेनेड निकाला और उसे पीछे की ओर फेंक दिया, जबकि वो खुद आग के उस समंदर में घुस गया। उन सभी मकड़ियों के पैरों पर मौजूद बालों की वजह से उनमें भी आग लगने लगी थी। जब दूसरा ग्रेनेड उसका पीछा कर रही मकड़ियों के बीच फटा तो सब तरफ तबाही और खौफनाक अफरा तफरी मच गई। फैंटम मकड़ियों का जाला रस्सी की तरह मोटा था और काफी देर तक जलने वाला था। उस जगह का तापमान पल भर में भट्टी की तरह गर्म हो गया। इसी क्षण जेकब के शरीर पर अचानक एक लबादा आ गया, जो स्टील के धागों से बना था और आग से बचाने में बेहद कारगर था। जेकब ने तुरंत उस जलते हुए रास्ते का अंत देखा, जो एक और चौराहा था, लेकिन दाहिने तरफ के गलियारे में आग नहीं लगी थी। इसके अलावा उसने गौर किया कि वे मकड़ियां लपटों में जलने के बावजूद उस अंधेरे गलियारे की ओर नहीं जा रही थीं। इस बात ने उसे थोड़ा सतर्क कर दिया। फिर भी उसने वही रास्ता चुना, क्योंकि वो मकड़ियों के इस जलते हुए घोंसले से बाहर निकलना चाहता था और उनकी खौफनाक चीखों से वो लगभग बहरा होने वाला था। जेकब को नहीं पता था कि वो स्पाइडर क्वीन को मारने में कामयाब हुआ या नहीं, लेकिन वो ये जानने के लिए वहां रुकना भी नहीं चाहता था। लेकिन वो हैरान रह गया जब उन मकड़ियों ने इस रास्ते में उसका पीछा नहीं किया। इसलिए उसने तुरंत अपनी गति बढ़ाना बंद कर दिया और अपनी रफ्तार धीमी कर ली। वे मकड़ियां यहाँ किसी चीज से बच रही थीं। वे जल जाना पसंद कर रही थीं, लेकिन इस रास्ते पर नहीं आना चाहती थीं। ये जेकब के लिए और भी ज्यादा सावधान होने का एक बहुत बड़ा कारण था। उसने जल्दी से मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे खाते हुए दबे पांव धीरे धीरे गलियारे की गहराई में चलने लगा। मकड़ियों की चीखें अब धुंधली होती जा रही थीं और जलता हुआ गलियारा भी अब एक प्रकाश की छोटी सी बिंदु में बदल गया था। आखिर ये कैसी जगह है? अपनी ऊर्जा वापस पाते हुए चलते समय जेकब की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जल्द ही वो एक और मोड़ पर पहुंचा और अब वहां पहले की तरह ही पूरा सन्नाटा और घुप-घुप अंधेरा था। जेकब ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया, क्योंकि वहां कोई नहीं था और उसे यकीन नहीं था कि इस रास्ते के अंत में उसका क्या इंतजार कर रहा होगा। 3 घंटे बाद जेकब ने अपनी टॉर्च के साथ फिर से चलना शुरू किया। अगर वो अपनी इंद्रियों को तेज करता तो उसे अंधेरे में धुंधला सा दिखाई दे सकता था, लेकिन ये नाइट विजन से बहुत कम था। हालांकि जेकब की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने आगे एक और मोड़ पर वही उदासी रोशनी देखी, और वो जान गया कि ये मैजिक टॉर्च की ही रोशनी है, क्योंकि ये हर जगह फैली हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन मकड़ियों ने उस इलाके की सारी टॉर्चें नष्ट कर दी हों? तो फिर इस गलियारे का क्या? जेकब ने अपनी फ्लैशलाइट दूर रखी और अपनी स्नाइपर राइफल और तलवार निकालते हुए धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ा। कम रोशनी वाले गलियारे में छिपते हुए जेकब ने धीरे से झांका और उस धुंधले गलियारे के अंत में बनी एक खुली जगह देखकर उसकी आंखें से कुड़ गईं। बिना कोई आवाज किए वो गलियारे के अंत तक पहुंचा और दरवाजे पर रुककर अपने सामने बने उस विशाल कमरे का ध्यान से मुआयना करने लगा। ये गहरे पीले रंग से रंगा एक 20x20 का कमरा था, और इस कमरे के ठीक बीच में कुछ ऐसा था जिसने जेकब के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। रत्नों से जड़ा एक सोने का मुकुट एक काली वेदी पर रहस्यमय तरीके से हवा में तैर रहा था। इसके अलावा नर्म चेहरे वाली एक पत्थर की खोपड़ी वेदी के ठीक बीच में मुकुट के नीचे रखी गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं? जेकब ने तुरंत चारों ओर देखा और अंत में उसकी नजरें ठीक सामने वाली दीवार पर उकेरे गए काले प्रतीकों पर जा टिकीं, जबकि बाकी दीवारों और छत पर भित्ति चित्र बने हुए थे। मैं एक और शर्त वाली जगह पर पहुंच गया हूं। जेकब की आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा जब उसकी नजर उस आकृति पर पड़ी जो लगभग धुंधली रोशनी में अदृश्य थी और पश्चिमी कोने में लेटी हुई थी। ये 6 मीटर का एक खौफनाक जीव था जिसके पूरे शरीर पर गहरे पीले रंग के शल्क थे। इसका सिर लाल सींगों वाले टीरेक्स जैसा था, जबकि चमगादड़ जैसे 2 लाल पंख इसकी रीढ़ की हड्डी पर मुड़े हुए थे, और इसकी मगरमच्छ जैसी लंबी पूंछ नुकीले रेड कांटों से भरी हुई थी। इसके तेज पंजे इसके सिर के नीचे रखे हुए थे। इस जीव की आंखें बंद थीं, जैसे वो मर चुका हो, लेकिन जब इसके नथनों से एक पावरफुल सांस बाहर निकली जो लगभग एक धीमी दहाड़ में बदल गई, तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये जिंदा था और बस सो रहा था। जेकब सांस लेना ही भूल गया जब किंवदंतियों में बसा एक खौफनाक जीव उसके दिमाग में कौंधा। एक वाइवर्न। एक वाइवर्न? खौफ के मारे जेकब के रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे धीरे पीछे हटा और उस प्रवेश द्वार की नज़र से पूरी तरह बाहर होने के बाद ही रुका। जेकब को आखिरकार समझ आ गया था कि उन मकड़ियों ने इस रास्ते पर भटकने की हिम्मत क्यों नहीं की थी। इसका कारण वो सोता हुआ वाइवर्न था। उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए और वो मन ही मन सोचने लगा, एक वाइवर्न इस जगह पे क्या कर रहा है? क्या वे सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा नहीं थे? उन्हें तो रेयर प्लेन्स में भी नहीं होना चाहिए था, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ इस जगह का रक्षक हो? हाँ, यही सबसे ज़्यादा मुमकिन लग रहा है। उसके ठंडे चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। किसी ट्रायल को पूरा करना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसके अलावा वाइवर्न के रंग को देखकर लगता है कि ये एक फायर वाइवर्न होना चाहिए। लोक कथाओं के अनुसार वाइवर्न पौराणिक ड्रैगन प्रजाति की ही एक शाखा थे और उनके शल्क का रंग उनके तत्व को दर्शाता है।
यहाँ तक कि मेरी दुनिया में भी वाइवर्न ड्रैगन जितने ही मशहूर हैं, और वे इसे पूरी तरह से विकसित ड्रैगन का एक निचला रूप मानते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस जगह पर भी ये सच है। लानत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस कमबख्त किताब की इतनी याद आएगी। सिर्फ वही पुख्ता कर सकती थी कि ये चीज़ वाइवान है भी या नहीं। कुछ देर बाद जेकब ने खुद को शांत किया। उसकी आंखों में अनिश्चितता की चमक थी। वाइवान या जो भी ये चीज़ है, उसे भूल जाते हैं। चूंकि ये सो रहा है, इसका मतलब है कि ये अभी तक मेरी मौजूदगी से अनजान है। मुझे ये पता लगाना होगा कि ये कौन सी शर्त है। चूंकि मैं वहाँ लिखे रूल्स को नहीं समझ सकता, इसीलिए मुझे कोई भी कदम उठाने से पहले अनुमान लगाना होगा। एक मूर्ति के सिर के ऊपर तैरता हुआ मुकुट, शायद किसी महिला का। मुकुट आसानी से एक राजा की गरिमा यानी किंग्स डिग्निटी का पर्याय हो सकता है, क्योंकि मुकुट के बिना कोई सच्चा राजा नहीं होता। लेकिन उस महिला के सिर को एक मेडन यानी कुंवारी कन्या के रूप में भी देखा जा सकता है। बाकी शर्तें हैं, राजा की गरिमा को नष्ट करो और मेडन को उम्मीद दो। अगर मैंने उस मुकुट को नष्ट कर दिया तो क्या ये पहली या दूसरी शर्त पूरी करेगा? या क्या होगा अगर वो मुकुट उस मूर्ति के सिर पर रखा जाना हो? जेकब जितना इसके बारे में सोचता, उसे उतना लगता कि वो कुछ मिस कर रहा है, और वो जानता था कि दीवार पर लिखी पहेली ही वो कड़ी थी जो उससे छूट रही थी। और फिर वहाँ वो सोती हुई तबाही भी तो मौजूद थी। अगर किसी ने मुकुट के पास जाने या शर्त को पूरा करने की कोशिश की तो वो यकीनन सोता नहीं रहेगा। क्या करूं? उस सोती हुई चीज की हत्या करने की कोशिश करूं? जेकब की आंखों में कत्ल करने का इरादा चमक उठा। वो जानता था कि उस वाइवॉन पर छिपकर हमला करने का ये दुर्लभ मौका था, और एक बार जब वो मारा जाएगा तो वो उन भित्ति चित्रों का अध्ययन करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वे भी किसी कारण से ही वहां थे। लेकिन क्या होगा अगर मेरी गोली वाइवॉन की खोपड़ी को नहीं भेद पाई? ये सिर्फ उसे भड़काएगा और वो तबाही मचा सकता है। तब मैं इन गलियारों में फंसे हुए चूहे की तरह रह जाऊंगा, जब तक कि मैं उसे दौड़ में पछाड़ ना दूं। जेकब का दिमाग तेजी से दौड़ा, क्योंकि वो अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था। या मैं धमाकों के जरिए इन अंधेरे जीवों को इस रास्ते में खींच सकता हूं और उन्हें इस वाइवर्न से लड़ने दे सकता हूं। लेकिन अगर ये वाइवर्न ना होकर कोई कमजोर जीव निकला तो मुझे उन उच्च स्तरीय अंधेरे जीवों से निपटना होगा, जो और भी मुश्किल होगा। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही किसी दूसरी शर्त की जगह खोज ली हो, और अगर उन्हें दोनों को पार करने का कोई तरीका मिल गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जेकब ने गहरी सांस ली और उसकी ठंडी बर्फ जैसी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक उठा। खैर, बिना जोखिम के कोई इनाम नहीं मिलता। देखते हैं कि मैं इस नए टाइटन स्नाइपर से वाइवर्न को मार पाता हूं या नहीं। अगले ही पल जेकब फिर से गलियारे के पास पहुंचा, और जब वो उस खुली जगह से केवल 1 मीटर दूर था, वो रुक गया। उसने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथों में 3 मीटर लंबा 3 पैरों वाला स्नाइपर स्टैंड आ गया। इस स्नाइपर स्टैंड के पैर 1.1 मीटर मोटे थे। बिना कोई आवाज़ किए उसने इसे ठीक प्रवेश द्वार पर सेट कर दिया, जहां से वाइवर्न साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इसकी नींव अभी भी उथली थी, और जेकब सोते हुए वाइवर्न के कारण खुदाई करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए उसे इसी से काम चलाना पड़ा। अगले ही पल 2 मीटर लंबी स्नाइपर बॉडी प्रकट हुई। ये डार्क ग्रे ट्रिगर और स्नाइपर ग्रिप के साथ बिल्कुल काली थी। स्नाइपर का शरीर उससे भी बड़ा और उसके जितना ही चौड़ा था। सच में ये किसी खौफनाक तोप जैसी दिख रही थी। फिर उसने सावधानी से राइफल की बॉडी को स्टैंड के ऊपर सेट किया और उसे लॉक से कस दिया, और जब ये पूरी तरह से फिक्स हो गई तभी उसने बैरल निकाली। बैरल का आकार 5 मीटर था और ये किसी टैंक के बैरल जितनी ही मोटी थी, लेकिन कहीं अधिक परिष्कृत थी। इसके बाद उसने अंतिम हिस्से 2 मीटर लंबे मल्टी होल मजल को निकालने से पहले सावधानीपूर्वक बैरल को असेंबल किया। इस नई स्नाइपर राइफल की कीमत जेकब को अपनी पूरी संपत्ति चुकानी पड़ी थी। इस दानव को बनाने के लिए उसे अपनी स्टार घड़ियां तक बेचनी पड़ी थी। ये राइफल कॉमन प्लेन्स में बनाई गई पुरानी टाइटन स्नाइपर राइफल से कहीं ज़्यादा घातक थी। इसके अलावा इसके भयानक रिकॉयल के कारण वो इसे पकड़कर गोली नहीं चला सकता था। इसीलिए उसे उस स्टैंड की ज़रूरत थी जो खुद टाइटन आयरन से बना था। उसने इसे असाधारण टियर 6 जीवों का दूर से शिकार करने के लिए बनाया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इन अंधेरे खंडहरों में फंस जाएगा। अब ये वाइवर्न उसका रास्ता रोक रहा था, इसीलिए उसके पास इस टाइटन राइफल को निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। और चूंकि ये सो रहा था, इसीलिए जेकब इसे इतने करीब से एक ही शॉट में मारने के लिए और भी ज़्यादा आश्वस्त था। जेकब को स्कोप सेट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो विशाल स्नाइपर राइफल के पीछे खड़ा हुआ, ग्रिप पकड़ी और शूटिंग स्टांस ले लिया, जबकि वो सोते हुए शिकार को बिना सांस लिए घूर रहा था। इसे थोड़ा एडजस्ट करने के बाद जब मजल पूरी तरह से वाइवर्न की बंद आंखों के सीध में आ गया, तो जेकब के दूसरे हाथ में 10 गोलियों से भरी एक बड़ी काली मैगजीन दिखाई दी। गोली पूरी तरह से काली थी, क्योंकि ये टाइटन आयरन और जेकब द्वारा बनाए गए एक विशेष बारूद से बनी थी। गोली का आकार 40 मिलीमीटर कैलिबर था, जो सचमुच एक तोप के गोले के बराबर था।
मैगजीन में मौजूद गोलियों को छोड़कर उसके पास ऐसी केवल 5 ही और गोलियां थीं और हर एक गोली की कीमत उसे 50 करोड़ सोने के सिक्के पड़ी थी। जेकब ने फिर धीरे से मैगजीन लगाई और एक ठंडी क्लिक की आवाज़ के साथ गोली को लोड कर दिया। इस क्षण जेकब की दिल की धड़कन एक पागल भरी दर से बढ़ने लगी। 1x, 3x, 6x एक्सेलरेशन। इस समय उसकी त्वचा लाल हो गई थी और उसके पूरे शरीर की नसें फूल गई थीं। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी खून जैसी लाल हो गई थीं। लेकिन उसकी सांसें किसी झील की तरह शांत थीं। अगले ही पल ट्रिगर पर रखी जेकब की उंगली दब गई। गहरी नींद में सोया हुआ प्रतीत होने वाला वाइवर्न अचानक अपनी सरीसृप आंखें खोल बैठा और तुरंत मजल पर लॉक हो गया। उसे अचानक अपनी जान खतरे में महसूस हुई। उसने बिल्कुल सही समय पर अपनी आंखें खोली थीं क्योंकि जेकब ट्रिगर खींच चुका था और 6x एक्सेलरेशन में प्रवेश करने के बावजूद उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे की हड्डी टूट गई है और स्टैंड भी मुश्किल से ही अपना काम कर पा रहा है। हालांकि उसकी नज़रें लक्ष्य से नहीं हटी थीं। वाइवर्न कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और गोली पहले ही उस पर आ चुकी थी। छपाक। भ्रम और घबराहट से भरी चौड़ी आंखों के साथ उसे अपने सिर में एक भयानक गड़गड़ाहट भरा दर्द महसूस हुआ और फिर वो दर्द उसकी नज़रों की रोशनी के साथ साथ धुंधला पड़ गया। उसकी खोपड़ी में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था और उसमें से उसके दिमाग के टुकड़ों के साथ लाल खून तेजी से बह रहा था। बूम। इस पल अचानक एक सोनिक बूम गूंज उठा। दबाव के बावजूद इसने लगभग आधे गलियारे को उड़ाकर रख दिया। 6x एक्सेलरेशन के कारण जेकब मुश्किल से ही अपनी जमीन पर टिका रह सका। उसके होठों के किनारे से खून रिसने के बावजूद मरे हुए वाइवर्न को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जिसे उसने एक ही हेडशॉट में मार गिराया था। लेकिन जब उसने खोपड़ी के छेद को देखा और पाया कि ये पलक झपकने से पहुंचने वाली गोली उसके सिर को उड़ाने या उसकी खोपड़ी को आर पार छेद करने में विफल रही थी, तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि इस जीव के शरीर के शल्क उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा प्रतिरोधी और कठोर थे और वो गोली अपनी गति और रेयर टाइटन आयरन के कारण ही उसे मार पाने में सफल रही थी। वरना अगर उसने एक सामान्य टाइटन बुलेट का इस्तेमाल किया होता तो शायद वो उसके सिर पर सिर्फ एक खरोच ही डाल सकता था। खैर, चूंकि वो प्राणी मर चुका था, इसीलिए अब इस बात का कोई मतलब नहीं था। जेकब ने फिर अपने दिल की धड़कन को शांत करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वो टूटा हुआ कंधा उसके लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना रहा था, क्योंकि वो 7x एक्सेलरेशन में प्रवेश करने के कगार पर था। फिर उसके पास बचे हुए टाइटन आयरन से बनाए गए दुर्लभ टाइटन टीयर्स की एकमात्र 100 मिलीलीटर की शीशी निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसने 10 मिलीलीटर का सेवन किया और आखिरकार उसे महसूस हुआ कि एक गर्म ऊर्जा उसके शरीर में भर रही है और दर्द कम होने लगा है। 1 घंटे बाद वो आखिरकार शांत हो गया और उसका कंधा आधे से अधिक ठीक हो चुका था। फिर उसने क्रॉक स्नेक का बचा हुआ मांस खाया और हिलने डुलने लायक हो गया। उसने सबसे पहले टाइटन राइफल को अलग किया और उसे दूर रख दिया। पूरी राइफल ने उसके पेंडेंट का बहुत अधिक हिस्सा घेर लिया था। फिर वो अंततः जलती हुई आंखों से वाइवर्न की ओर इस तरह बढ़ा जैसे वो किसी शानदार दावत को देख रहा हो। वाइवर्न की लाश के पास पहुंचते ही जेकब को उस मृत शरीर से अभी भी एकदम घोटू और खौफनाक आभा का एहसास हो रहा था। ये जानते हुए भी कि वो जीव मर चुका है, उस भयानक आभा के कारण जेकब के रोंगटे अभी भी खड़े थे। ये चीज़ कम से कम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीयर 6 तो रही ही होगी। जेकब ने उसके चमकते हुए शल्कों को देखकर अनुमान लगाया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इसकी रैंक चाहे जो भी हो, रेयर प्लेन्स में सिर्फ इसकी खाल ही अनमोल है। नहीं, एक वाइवर्न का पूरा शरीर ही एक खजाना होना चाहिए, यहाँ तक कि इसका खून भी। बिना एक पल भी बर्बाद किए जेकब तुरंत हरकत में आया और उसने उस भारी भरकम शरीर को पलटकर वाइवर्न का लाल पेट उजागर कर दिया। वो जानता था कि अगर उसे इसे काटना है तो इसका एकमात्र तरीका शरीर का सबसे नरम हिस्सा ही था। उसे अपने किसी भी ब्लेड से इसे काटने का भरोसा नहीं था, खासकर इसकी शल्क वाली त्वचा से, जो इतनी सख्त थी कि टाइटन आयरन से दागी गई गोली भी उसे चीर नहीं पाई थी। फिर जेकब ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसकी गर्दन की गुहा के पास एक चीरा लगाया और एक खाली पानी का गैलन निकालकर उसे इस जीव के खौलते हुए खून से भर लिया। वो हैरान रह गया जब उसने खून का तापमान महसूस किया, जो लगभग उबलने के बिंदु पर था। जेकब ने कीमियागिरी में इस्तेमाल होने वाले जादुई जीवों के खून के बारे में पढ़ा था, और अगर वो जादुई जीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीयर का हो तो उसका खून और भी अनमोल हो जाता है। कई कीमियागर ऐसे जीव के खून के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, और ये तो एक फायर वाइवर्न था। ये बात इसके खून को और भी ज़्यादा अनमोल और दुर्लभ बना देती थी। जेकब ने ऐसे 3 गैलन भर लिए जिनमें पहले पानी भरा हुआ था। गैलन को सुरक्षित रखने के बाद उसने जीव की आंतें निकालीं और सावधानी से उसकी खाल उतार ली, जो शायद कवच बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और अनमोल सामग्री थी। वाइवर्न को पूरी तरह से काटने और अलग करने में उसे पूरे 12 घंटे लग गए।
उसने संगमरमर जैसा मांस, फेफड़े, हृदय और खाने योग्य हर चीज को अपने पेंडेंट में सुरक्षित रख लिया। यहाँ तक कि उसने उसके विशाल सिर को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वे दांत और खोपड़ी भी खतरनाक ब्लेड बनाने के लिए कीमती सामग्री थी। पूरी जगह खून की तेज और दम घोटू गंध से भर गई थी, लेकिन जेकब पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। बेहद खुशी के साथ जेकब ने अपनी मुट्ठी जितना बड़ा एक क्रिस्टल लाल गोला पकड़ रखा था। ये किसी क्रिस्टल बॉल की तरह 9 चमकते सफ़ेद बिंदुओं में चमक रहा था, जैसे उसके अंदर असली सितारे जड़े हों। ये एक 9 स्टार फायर एलिमेंट कोर था, और वो भी 9 सितारों के बिल्कुल शिखर पर। जेकब इस गोले में केंद्रित एक भयानक अग्नि ऊर्जा को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि इसे पकड़े हुए भी वो महसूस कर सकता था कि ये जीवंत ऊर्जा उसकी त्वचा को जला देना चाहती थी। सामान्य टीयर की प्रजातियां तो इस मैजिक कोर को छूने के बारे में सोच भी नहीं सकती थीं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीयर 6 जीव को केवल एक ही हेडशॉट में मारने में कामयाब हो गया था। इस जादुई कोर की कुछ देर तारीफ करने के बाद उसने इसे सुरक्षित रख दिया। हालांकि ये 1 या 2 स्टार मैजिक कोर की तरह मिनटों में नष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाए तो ये अपनी सारी तात्विक ऊर्जा खो देगा। अब वो चीर फाड़ का काम पूरा कर चुका था, और फर्श वाइवर्न के खून, लोथड़ों और धमनियों से सना हुआ था। अंततः उसने अपना ध्यान असली इनाम पर केंद्रित किया। जेकब बीच में हवा में तैरते हुए मुकुट और मूर्ति के सिर की ओर बढ़ा। उसने पत्थर के उस सिर पर बहुत ध्यान दिया, जिसे बड़ी कुशलता से तराशा गया था, और इसमें कोई शक नहीं था कि ये एक बेहद खूबसूरत महिला का चेहरा था। हालांकि अब जब उसने उस सिर को करीब से देखा तो उसे उसके होठों पर एक गहरा कट दिखाई दिया, या हो सकता है कि किसी समय चाकू जैसी किसी नुकीली चीज से इस सिर पर हमला किया गया हो। लेकिन सिर के बाकी हिस्से की बिल्कुल सही और सुरक्षित स्थिति को देखते हुए उसे शक हुआ कि इसे नष्ट करने के इरादे से आने वाला कोई भी व्यक्ति होठों पर केवल एक छोटा सा कट लगाकर वापस कैसे जा सकता है। वो वेदी से 1 मीटर दूर रुका। उसने किसी भी चीज को छूने की हिम्मत नहीं की और केवल हर तरफ से उसका बारीकी से निरीक्षण किया। जेकब जानता था कि उस दीवार पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण सुराग उसके पास नहीं था, और अगर उसने इस जगह को समझे बिना कुछ भी ट्रिगर किया तो शायद उसे दूसरा मौका ना मिले। इसलिए मुकुट और मूर्ति के सिर की जांच करने के बाद वो भित्ति चित्रों की ओर बढ़ा, जो एकमात्र ऐसी चीज थी जो इस बात पर कुछ प्रकाश डाल सकती थी कि ये कौन सी शर्त थी। बाईं दीवार पर 3 दृश्य उकेरे गए थे। पहला दृश्य घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा एक रथ था, और एक व्यक्ति अपना भाला पुरुषों की सेना की ओर ताने हुए था। सबसे ध्यान देने वाली बात यह थी कि अपना भाला तानने वाला वो व्यक्ति असल में वही मुकुट पहने हुए था जो इस कमरे में हवा में तैर रहा था। इसका मतलब था कि वो उस मुकुट का मालिक था, एक राजा। दूसरा दृश्य ये एक दावत की तरह दर्ज था, जहां राजा एक ऊंचे मंच पर खड़ा था और इस बार उसके हाथ में भाले के बजाय शराब का प्याला था। तीसरा दृश्य, अंतिम दृश्य में राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, जबकि उसके बाएं और दाएं एक चमकता हुआ सूरज और एक काला चांद उकेरा गया था। जेकब ने त्योरियां चढ़ाईं और सोचा, हालांकि मैं इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राजा ने कोई युद्ध जीता है और ये दावत शायद जश्न मनाने के लिए है। अंत में उसे हर चीज पर राज करते हुए दिखाया गया है। अधिकांश प्राचीन संस्कृतियों में सूरज और चांद मुख्य रूप से जीवन और मृत्यु चक्र का प्रतीक माने जाते थे, लेकिन मैं इस दुनिया के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। अपनी जिंदगी लंबी करने की पागलपंसी खोज के कारण जेकब जीवन और मृत्यु का प्रतीक मानी जाने वाली हर चीज से काफी परिचित था। उसने कई ऐसे प्राचीन दस्तावेज देखे थे जिनका अमरता से थोड़ा बहुत संबंध था। फिर वो दूसरी दीवार की ओर बढ़ा, जिस पर भी 3 दृश्य बने हुए थे। पहला दृश्य, राजा के सिंहासन के सामने कोई घुटने के बल बैठा था। दूसरा दृश्य, ये बिल्कुल पहले जैसा था, लेकिन इसमें भाला पकड़े 8 लोगों को जोड़ा गया था। साथ ही राजा अपनी उंगली से उस घुटने टेके हुए व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था। तीसरा दृश्य सबसे दिलचस्प, यहाँ राजा के सिंहासन के पास काले कपड़े पहने एक महिला दिखाई दी और उसका हाथ बिल्कुल सटीक रूप से राजा के मुकुट को पकड़े हुए था। अगर दूसरी दीवार राजा की महिमा को दर्शाती है, तो ये दीवार सिंहासन कक्ष की किसी प्रकार की स्मृति को दर्शा रही थी। जेकब ने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ इसका कोई रिकॉर्ड वहां नहीं था। अब यहाँ 3 मुख्य आकृतियां हैं, राजा, घुटने टेकने वाली आकृति और मुकुट पकड़ने वाली महिला। अगर मैं मान लूं कि घुटने टेकने वाली आकृति वो मेडन है, तो वो पत्थर का सिर उसका होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हथियारबंद गार्ड मौजूद हैं और राजा अपनी उंगली उसकी ओर उठा रहा है। लेकिन मुकुट को पकड़ने वाली महिला भी मुकुट को छूने के अपने साहसिक कृत्य के कारण सिर कलम करने के लिए पूरी तरह से योग्य है, तो वो सिर उसका भी हो सकता है। फिर भी मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि वो मेडन है, क्योंकि एक मेडन उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो शुद्ध है और जिसके मन में कोई द्वेष नहीं है। तो भला वो राजा का मुकुट कैसे छीन सकती है?
इसके बाद जेकब ने छत की ओर देखा ताकि ये पता चल सके कि महिला द्वारा मुकुट पकड़ने के बाद क्या हुआ। वो जानता था कि वो पूरी तस्वीर समझने के काफी करीब था। हालांकि उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि छत पर युद्ध का एक और दृश्य था। लेकिन इस बार जेकब ये देखकर हैरान रह गया कि राजा उसी रथ पर लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन की तरफ कंकाल जैसी आकृतियां दर्ज थीं, जबकि दुश्मन की तरफ एक काला सूरज था और राजा की सेना की तरफ एक सफेद चांद था। मुझे मत बताओ कि वे कंकाल डार्क बीइंग्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। जेकब को लगा कि ये बहुत हद तक संभव है, क्योंकि डार्क बीइंग्स तब से अस्तित्व में हैं जब से जीवित प्राणी हैं, और वे किसी भी जीवित प्राणी के कट्टर दुश्मन हैं। इसलिए हजारों लाखों साल पहले डार्क बीइंग्स का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस युद्ध का अंतिम परिणाम भी वहां नहीं दिखाया गया था, जिसने जेकब को और भी ज्यादा निराश कर दिया। अब केवल दीवार पर लिखी वो पहेली बची थी, जिसे सुलझाने का जेकब के पास कोई सुराग नहीं था। क्या मुझे उस मुकुट को मूर्ति के सिर पर रखने की कोशिश करनी चाहिए? जेकब ने फिर से उस मुकुट को गंभीरता से देखा। लेकिन क्या होगा अगर मेरे ऐसा करते ही या उसे छूते ही पूरी जगह ढह जाए, या उसे छूने से मुझे कोई प्राचीन श्राप लग जाए? जहर फैलने की संभावना भी नहीं है। क्या मुझे इसे नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए? इस बात की केवल 1% संभावना है कि कुछ नहीं होगा। वो चाहे जो भी सोचे, वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हर रास्ता एक खतरनाक अंजाम की ओर ले जा रहा था। इसके विपरीत एक जिंदा वायवन को छुटकारा पाना कहीं ज्यादा आसान था। जेकब ने फिर से घुटने टेकने वाले व्यक्ति और मुकुट को छूती हुई महिला वाली दीवार की ओर देखा। वो जानता था कि जवाब इसी भित्ति चित्र में छिपा है, बस उसे इसे समझने की जरूरत थी। कुछ देर देखने के बाद जेकब अचानक चौंक गया। उसकी आंखें तेज और पैनी हो गईं और उसकी नजरें मुकुट को छूते हुए हाथ पर टिक गईं। उसने मुकुट छुआ, फिर उसका सिर कलम कर दिया गया। तो इस बात की अधिक संभावना है कि मुझे मुकुट को छुए बिना या उसे अपनी जगह से हिलाए बिना उसे नष्ट करना होगा। मुझे 60% यकीन है कि ये गरिमा को नष्ट करने के बारे में है, किसी को उम्मीद देने के बारे में नहीं। उस महिला के कृत्य को राजा की गरिमा को नष्ट करने के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन अंत में वो खुद ही नष्ट हो गई। खंडहर हो चुके महल के पूर्वी हिस्से में एक और प्रांगण था, बिल्कुल वैसा ही जैसा जेकब ने खोजा था। इस वक्त एक पुजारी के कंकाल की टूटी हुई मूर्ति वाले पूजा कक्ष के अंदर काले कपड़े पहने 5 आकृतियां 1.9 मीटर लंबे व्यक्ति की स्टार वॉच से प्रोजेक्ट किए गए होलोग्राम मैप को घूर रही थीं। टीम लीडर, क्या आपको यकीन है कि ये जगह वीरान है और कोई भी डार्क बीइंग इस इलाके में गश्त नहीं लगा रहा है? स्कल नंबर A501 ने एक गंभीर और भारी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। जब उसने महल के उस गुप्त परीक्षण स्थल में उन अंधेरे जीवों को 10 साल तक रोके रखने की किलर स्कल सोसाइटी की क्षमता का खुलासा किया था, तो बाकी फ्रीडम लॉर्ड्स के पास उनकी मांगे मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि ये अनगिनत जिंदगियों और उनकी पूरी विरासत का सवाल था। इसलिए स्कल नंबर A501 के साथ 5 लोगों की एक टीम बनाई गई, ताकि वे एक गुप्त रास्ते से महल में घुसपैठ कर सकें। ये रास्ता गोल्डन स्वॉर्ड फ्रीडम लॉर्ड ने गलती से खोजा था, जो सीधे बाहरी महल के अंदर जाता था। इस टीम का काम उस गुप्त कमरे तक पहुंचना था और फिर ये पता लगाना था कि 10 साल के भीतर वहां की शर्त को कैसे पूरा किया जाए, वरना वे स्वाभाविक रूप से उन क्रोधित अंधेरे जीवों के हाथों बेहद खौफनाक मौत मारे जाएंगे। हालांकि ये काम जितना कहना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि किलर स्कल सोसाइटी के गुप्त तुरूप के पत्ते का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें जिंदा उस जगह तक पहुंचना था। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उन्हें लिच किंग और व्हाइट मिनिस्टर का ध्यान भटकाना था। कम से कम उन्हें लिच किंग को उस गुप्त कमरे से दूर ले जाना था, वरना ये 5 लोग काफी नहीं होंगे और उस कमरे में कदम रखने से पहले ही वे मारे जाएंगे। यही कारण था कि डार्क अनाइलेशन आर्मी एक चौतरफा हमला शुरू करने वाली थी। यहाँ तक कि फ्रीडम लॉर्ड्स भी इसमें हिस्सा लेने वाले थे, ताकि लिच किंग के पास महल छोड़ने के अलावा कोई चारा ना रहे, क्योंकि लिच मिनिस्टर और 2 डार्क नाइट्स एक से ज्यादा फ्रीडम लॉर्ड को रोकने के लिए काफी नहीं थे। इस बीच इन 5 को ये पता लगाना था कि डार्क बीइंग्स के उनके असली मकसदों को भांपने से पहले अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। ये 5 छिपने की कला में बेहद माहिर थे और उनका टीम लीडर आइस नेशन का एक रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसे मरून असैसिन कहा जाता था। उसे खुद गोल्डन स्वॉर्ड फ्रीडम लॉर्ड ने चुना था। मरून असैसिन का चेहरा एक धातु के मुखौटे के पीछे छिपा था और उसकी आंखें भी उस मुखौटे में लगे एक धुंधले लेंस के पीछे छिपी थीं। नंबर 501 का सवाल सुनकर उसने अपनी कठोर आवाज में बेहद ठंडेपन से जवाब दिया, क्या तुम लॉर्ड गोल्डन स्वॉर्ड के शब्दों और मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो? नंबर 501 की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, मानो कोई खूंखार शिकारी उसे घूर रहा हो। उसने तुरंत घबराते हुए जवाब दिया, टीम लीडर, मैं बस चिंतित हूं और कुछ नहीं, क्योंकि अगर हम विफल हुए तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो कृपया मुझे माफ कर दें।
मरून असैसिन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें मौत से डर लगता है तो वो चीज़ और उसे इस्तेमाल करने का तरीका हमें सौंप दो और यहाँ से दफा हो जाओ। हम इसे खुद कर लेंगे। तुम यहाँ केवल अपने पीछे खड़े उस व्यक्ति की वजह से हो, और अगर तुमने हमारी रफ्तार धीमी की तो मैं ही सबसे पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। बाकी तीनों बिना कुछ कहे शांत रहे, क्योंकि वे सभी भयानक और ताकतवर लोग थे, जबकि नंबर 501 उनके बीच केवल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीयर 2 का था। वो यहाँ केवल इसलिए था क्योंकि उस चीज़ और उसे इस्तेमाल करने का तरीका केवल उसी को पता था, इसलिए वे फिलहाल उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे इस आदमी को अपने ऊपर हावी होने देंगे। ये मिशन बेहद अहम था और उन्हें किसी भी खतरे को खत्म करने के सख्त आदेश दिए गए थे। यहाँ तक कि उन्हें 501 को मारने की भी अनुमति थी अगर वो कोई मुसीबत खड़ी करता, और फिर उस गुप्त रास्ते का खुलासा न करते हुए उस चीज़ को वापस लाने को कहा गया था। हालांकि अगर वो सहयोग करता तो उन्हें उसे छूने की भी अनुमति नहीं थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी किस्मत भी इसी पर निर्भर थी, वरना उन्हें उसे मारने और उस चीज़ को छीनने में कोई संकोच नहीं होता। कृपया अपना काम करें टीम लीडर, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। नंबर 501 ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए शातिराना और द्वेष चमक उठा। हूफ, एक बार मैं उस कमरे में घुस जाऊं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली अहंकार क्या होता है। मरून असैसिन ने भी फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्कैन होते हुए होलोग्राम मैप को देखता रहा। 10 मिनट बाद बहुत सारे नीले बिंदुओं वाला एक छोटा नक्शा सामने आया। मरून असैसिन ने ठंडी नजरों से उन चारों की ओर देखा और कहा, ये सभी नीले बिंदु मरे हुए जीव यानी अनडेड है, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर 500 मीटर के दायरे में ऐसे सैकड़ों जीव मौजूद हैं। हमारा मिशन सेना का हमला शुरू होने से पहले एक भारी हंगामा खड़ा करके उन सभी का ध्यान भटकाना और लिच किंग को बाहर निकालना है। मैं चाहता हूं कि तुम चारों उन इलाकों में विस्फोटक लगाओ जहां कोई भी अनडेड नहीं है। इस नक्शे को अच्छी तरह याद कर लो। मैं अंदर गहराई में जाकर वहां विस्फोटक लगाऊंगा जहां होश समझी ज़ॉम्बी हैं। हमारे पास केवल एक ही मौका है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी कोई गड़बड़ करे, वरना मैं सबसे पहले तुम्हारी जान लेने आऊंगा। क्या ये बात साफ है? मरून असैसिन की चुभती नजरों के सामने उन चारों ने गंभीरता से सिर हिलाया। वापस उस गुप्त भूमिगत कमरे में मुकुट को नष्ट करने की कोशिश करने के बाद जेकब ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया और अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए सबसे पहले नीचे बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि अगर कुछ गलत हो तो कोई भी अनहोनी हो। उसने वाइवर्न का मांस भी खाया जो रबर की तरह सख्त था, लेकिन जब उसने इसे खाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में ऊर्जा का कोई जबरदस्त धमाका हो गया हो। सिर्फ आधा पाउंड मांस खाने से ही जेकब को उतनी ही ऊर्जा मिल गई जितनी उसके पास मौजूद दुर्लभ टाइटन टीयर्स की पूरी शीशी में थी, या शायद उससे भी ज्यादा। इसके अलावा उस मांस में एक अजीब सी ऊष्मीय ऊर्जा थी जो अगर उसकी पाचन क्षमता इतनी शक्तिशाली ना होती तो उसके अंदरूनी अंगों को जलाकर राख कर देती। तो ये एक पीक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रजाति का मांस है। जेकब ने अपने होठों के किनारे से थोड़ा सा खून पोंछा और उसके होठों पर एक मुस्कान तैर आई। ऐसा महसूस होने के बावजूद कि उसके शरीर में आग लगी हुई है, वो खुद को जीवन शक्ति और ताकत से भरपूर महसूस कर रहा था। वो जानता था कि अब उसे अपनी ऊर्जा के खत्म होने और उसे तुरंत वापस न पा सकने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि अगर वो चाहे तो अब पूरी तरह से बेकाबू होकर तबाही मचा सकता था। फिर जेकब ने उस अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग अपने फ्लूइड एक्सेलरेशन के अगले स्तर का अभ्यास करने के लिए किया। अब उसे कोई जल्दी नहीं थी, ये जगह अभी भी सुरक्षित थी, और अगर किसी ने इसे खोज भी लिया तो सबसे पहले मकड़ियों को इसका पता चलेगा, बशर्ते कि उनमें से कोई अभी तक जलकर खाक ना हो गई हो। पूरे एक दिन तक ध्यान करने के बाद जेकब ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आग जैसी जीवन शक्ति और भयानक ठंड भरी थी। उसने हवा में तैरते हुए मुकुट की ओर देखा। वो खड़ा हुआ और उसके हाथ में एक लंबी चांदी की तलवार आ गई, जिसे लिए वो मुकुट की ओर बढ़ा। वो मुकुट से 1 मीटर दूर रुका और जैसे ही उसने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा, उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। जेकब इसे एक ही वार में खत्म करना चाहता था। उसे डर था कि अगर वो एक ही वार में मुकुट को नष्ट नहीं कर पाया तो कुछ भयंकर हो सकता है। इसके अलावा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो नीचे रखे उस सिर को भी नष्ट करने वाला था, क्योंकि ये भी एक संभावना थी कि वो सिर एक रानी का हो सकता था और एक रानी को भी राजा की गरिमा माना जा सकता था। इसलिए वो बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वो गलती की कोई गुंजाइश न छोड़े, और अंत में अगर वो गलत साबित हुआ तो वो केवल भागकर आखिरी शर्त खोज सकता था। उसे नहीं पता था कि अगर कोई बिना ये जाने कि क्या करना है किसी शर्त वाली जगह को नष्ट कर दे तो क्या होगा, लेकिन उसे इतना यकीन जरूर था कि वो जगह शायद कभी पहले जैसी ना हो पाए, या फिर वे अंधेरे जीव पहले से ही खोजी गई शर्त को पूरा करने के लिए 400 सालों तक इंतजार नहीं करेंगे।
6x एक्सेलरेशन के साथ जेकब ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे वार करने की मुद्रा में हवा में ऊंचा उठाया। फिर उसने पूरी ताकत से ब्लेड को नीचे की ओर दे मारा। तलवार हवा को चीरती हुई कंपन करने लगी और एक चमकती हुई चांदी की लकीर में बदल गई। बूम बूम! अचानक पूरे गलियारे में एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और उसके तुरंत बाद किसी धारदार वस्तु द्वारा कांच के चकनाचूर होने की खौफनाक आवाज आई। जिस क्षण जेकब ने तलवार को मुकुट पर मारा, वो बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि हवा में तैरता हुआ मुकुट एक पल के लिए अपनी जगह पर स्थिर रहा। फिर उस पर दरारें दिखाई देने लगीं और अंततः वो कांच की तरह चकनाचूर हो गया। उसकी तलवार सीधे नीचे मूर्ति के सिर पर जा लगी, लेकिन जैसे ही तलवार ने पत्थर की मूर्ति को छुआ, वो भयानक ताकत से पीछे की ओर उछली और झटके ने जेकब को हवा में उछालते हुए भित्ति चित्रों वाली दीवार की ओर फेंक दिया। जेकब बड़ी मुश्किल से उस शक्तिशाली झटके के प्रभाव से बच पाया और अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके हाथ पूरी तरह से सुन्न थे और वो हैरानी से मूर्ति के सिर को देख रहा था। लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि जमीन पर पड़े मुकुट के टूटे हुए टुकड़े अचानक कांपने लगे थे और अगली ही पल वो सोने की धूल में बदल गए। वो सोने की धूल किसी रहस्यमयी शक्ति से आकर्षित होती हुई महसूस हुई और मूर्ति के सिर के चारों ओर इकट्ठी होने लगी। जेकब की चकराई हुई आंखों के सामने वो सोने की धूल ने बिल्कुल उसी मुकुट का रूप ले लिया जिसे उसने अभी अभी नष्ट किया था, और अब वो जमकर फिर से ठोस रूप लेने लगा। जैकब ने मूर्ति के सिर पर फिर से आकार ले चुके उस सुनहरे मुकुट को अनिश्चित आंखों से देखा, लेकिन उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय ही नहीं था। अचानक एक जबरदस्त कंपन हुआ और पूरी भूमिगत नींव उसी तरह हिलने लगी जैसा कि पहली शर्त पूरी करने पर हुआ था। तभी जैकब का ध्यान दाईं ओर से आ रही दरार पड़ने की आवाज ने खींचा। ये वही दीवार थी जिस पर पहेली लिखी हुई थी। उसकी हैरान आंखों के सामने वो दीवार चटक कर खुली और एक रास्ता बन गया। वो देख सकता था कि पुरानी पत्थर की सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। कितना सुविधाजनक है। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई, लेकिन उस रास्ते पर जाने से पहले उसने जल्दी से मूर्ति के सिर से मुकुट उठाने की कोशिश की। चूंकि शर्त पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब ये खतरनाक नहीं होना चाहिए था, और चूंकि ये मुकुट फिर से बन गया था, इसका मतलब था कि शायद इसका कोई और इस्तेमाल भी हो, बिल्कुल उस फूल की तरह जो उसे पहली शर्त पूरी करने के बाद मिला था। हालांकि जैकब के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने मुकुट को उठाने की कोशिश की तो मूर्ति का सिर भी उसके साथ ही उठ गया, मानो वे दोनों अब एक साथ जुड़ गए हों। भाड़ में जाए जो भी हो, जैकब ने परवाह नहीं की और उस मुकुट पहने हुए सिर को सुरक्षित रख लिया। कमरे के चारों ओर दरारें पड़ने के साथ ही कंपन और भी हिंसक होता जा रहा था। जैकब जानता था कि उसके पास समय नहीं है, इसीलिए वो तुरंत उस नए खुले रास्ते की ओर लपका। वो अभी भी 6x एक्सेलरेशन में था, इसलिए उसकी रफ्तार किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 3 जीप जितनी तेज थी। इस समय पूरे डार्क रूइंस में भयानक झटके महसूस किए जा रहे थे। उस गुप्त भूमिगत कमरे में जहां सिंहासन और बिना सिर वाली घुटने टेके हुए मूर्ति थी, व्हाइट मिनिस्टर लिच किंग के सामने फर्श पर साष्टांग दंडवत करते हुए बुरी तरह कांप रहा था। लिच किंग के शरीर से बर्फ जैसी ठंडी और खौफनाक भूतिया आभा निकल रही थी और उसके खौफनाक हेलमेट के ऊपर गहरे नीले रंग की आग धधक रही थी। मुझे बताओ व्हाइट मिनिस्टर, ये कंपन वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। गहरे नीले रंग की लौ अचानक भड़क उठी और लिच किंग ने अपनी आवाज में पागलपन के संकेत के साथ सवाल किया। कंपन के रुक जाने के बावजूद व्हाइट मिनिस्टर बुरी तरह कांप उठा। उसे इस वक्त मौत का खौफ सता रहा था, क्योंकि वो जानता था कि लिच किंग इस समय पूरी तरह से आग बबूला था और उसके रोम रोम से खून की असीमित प्यास यानी ब्लड लस्ट टपक रही थी। इससे पहले कि व्हाइट मिनिस्टर कोई जवाब दे पाता, ठीक उसी क्षण बूम 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 महल के ऊपर धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। वे इतने तेज थे कि उनकी आवाज इतनी गहराई तक साफ सुनी जा सकती थी। उन दो कौड़ी के जानवरों को अपनी औकात नहीं पता, लिच किंग ने भयानक क्रोध में दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज पागलपन और खौफनाक चीख से भरी हुई थी। लिच किंग अपनी जगह से गायब हो गया, जिससे व्हाइट मिनिस्टर को जीवन दान मिल गया। मुझे इस कमबख्त पहेली को सुलझाना ही होगा, वरना अगर उन नफरत के लायक कीड़े मकोड़ों ने एक और बेड़ी तोड़ दी तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, व्हाइट मिनिस्टर ने बुदबुदाते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों में नीली लपटें पागलों की तरह फड़फड़ा रही थीं। इस बीच बाहरी महल में कहीं 5 लोगों की वो टीम एक खाली कमरे में छिपी हुई थी। उनमें से एक ने कर्कश आवाज में पूछा, अभी अभी वो कंपन कैसा था? एक बेड़ी टूट चुकी है, मरून असैसिन ने एक अशुभन आवाज में घोषणा की। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है? स्कल नंबर A501 ने पीले पड़े चेहरे के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन 90% संभावना है कि यह महल के अंदर की ही कोई बेड़ी है। इसके अलावा हमारे टाइम बम भी बहुत गलत समय पर फटे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेड़ी टूटने का पता चलने के बाद लॉर्ड्स हमले की योजना छोड़ सकते हैं। अब हमारे लोगों की बलि देने का कोई मतलब नहीं है, मरून असैसिन ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर हमारा क्या होगा?
एक महिला की घबराई हुई आवाज गूंजी। चूंकि बेड़ी टूट चुकी है, इसीलिए अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। हमें खुद ही यहाँ से पीछे हटना होगा, रिट्रीट करना होगा, मरून असैसिन ने ठंडेपन से कहा। लेकिन हम पहले ही महल में इतनी गहराई तक आ चुके हैं और जिन इलाकों में हमने धमाके किए हैं वे उस गुप्त रास्ते के बहुत करीब है। अगर लॉर्ड्स लिच किंग का ध्यान भटकाने नहीं आ रहे हैं तो हम कटने के लिए तैयार बैठे बतखों की तरह हो जाएंगे, स्कल नंबर A501 ने हताशा से कहा। हालांकि इसी क्षण मरून असैसिन ने अचानक कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को खौफ और निराशा की गहरी खाई में धकेल दिया। हाँ, ये सच है। अगर हम पांचों वापस गए तो पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम लोगों को हमेशा के लिए यहीं रह जाना चाहिए। अगले ही क्षण, इससे पहले कि बाकी चारों कुछ समझ पाते या प्रतिक्रिया कर पाते, मरून असैसिन का हाथ अचानक हवा से घिर गया और एक तेज हवा के ब्लेड में बदल गया, और पलक झपकते ही वो ब्लेड उन चारों के गले रेतता हुआ निकल गया। डार्क रूइंस के सबसे बाहरी इलाके में डार्क एनाइलेशन आर्मी ने इस जगह पर डेरा डाल रखा था, जबकि चारों ओर खून और मौत की तेज गंध फैली हुई थी। इन शिविरों के पश्चिम में अंधेरे जीवों के लाशों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। शिविरों के पिछले हिस्से में फ्रीडम प्लेन्स के मूल निवासियों की लाशों का भी ढेर था, जिन्हें कुछ सैनिक उच्च कमान के आदेश पर जला रहे थे। ये स्पष्ट था कि कुछ समय पहले ही इस जगह पर एक भयानक युद्ध हुआ था। 10,000 से अधिक सैनिकों की बलि देने के बाद डार्क एनाइलेशन आर्मी ने डार्क रूइंस में अपने पैर जमाने की ये जगह हासिल की थी। हालांकि उन्होंने लिच मिनिस्टर के कमान वाले 10,000 से अधिक अंधेरे जीवों को भी मार गिराया था, इसीलिए ये नुकसान दोनों तरफ बराबर था। इस समय एक विशाल शिविर में कवच पहने 10 लोग गंभीर भावों के साथ एक मेज के चारों ओर बैठे थे। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड के साथ साथ वहां एक और विशालकाय व्यक्ति था। उसने लाल रंग का कवच पहन रखा था, जिसके कंधों पर नुकीले गार्ड थे। उसके काले लंबे बाल और एक खौफनाक मुखौटा था। ये कोई और नहीं बल्कि क्रिम्सन वॉर फ्रीडम लॉर्ड था। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड ने गंभीरता से कहा, जैसा कि हर किसी ने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा, मुझे डर है कि कुछ मिनट पहले एक और बेड़ी टूट गई है। चूंकि ये हमारे ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही टूट गई है, इसीलिए ये मान लेना सुरक्षित है कि महल में मौजूद अंधेरे जीवों ने ही वो बेड़ी तोड़ी है। इसका मतलब है कि हमारी घुसपैठिए टीम अब अपने हाल पर है और हमें अपना ध्यान दूसरी बेड़ी को खोजने पर लगाना होगा। हमारे पास जो बढ़त थी वो अब खत्म हो चुकी है, इसीलिए मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि दाव पर क्या लगा है ना? तो फिर उस चीज का क्या जो 501 के पास थी? अगर वो उन्हें छोड़ देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बाहर नहीं आ पाए तो वो चीज भी खो जाएगी। ये व्यक्ति स्कल किंगडम की सेना का कमांडर था, नंबर A502। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी योजना शुरू होने से पहले ही धुएं में मिल जाएगी। ये उनकी भावी योजनाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके अलावा नंबर A501 जो चीज ले जा रहा था वो बहुत कीमती थी और रेयर प्लेन्स में किलर स्कल सोसाइटी के तुरुप के इक्कों में से एक थी। इसे खोने से नंबर A0 यकीनन पागल हो जाएगा। क्या तुम्हारी वो तुच्छ चीज हमारी मौजूदा मुसीबत से ज्यादा अहम है, जहां हम सबकी जान दांव पर लगी है? एक गोल्डन एल्फ ने ठंडे स्वर में फटकारा। तुच्छ चीज? तुम अपने लाइफ पॉइंट्स को नाली में फेंक कर दिखाओ, फिर यही बात कहना। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र जल का अपमान करने की? सुप्रीम लॉर्ड, कृपया मुझे इस पापी को जान से मारने की अनुमति दें। वो गोल्डन एल्फ अपनी तलवार की मूठ पर हाथ कसते हुए तुरंत खड़ा हो गया। पवित्र जल गोल्डन एल्वेस की सबसे पवित्र वस्तु थी और इसकी सिर्फ एक बूंद किसी भी बीमारी या श्राप को ठीक कर सकती और किसी की उम्र 10 साल तक बढ़ा सकती थी। इसीलिए इसे हर कोई लाइफ पोशन कहता था। लेकिन एल्व्स इसे किसी को भी किसी भी कीमत पर नहीं देते थे, क्योंकि वे इसे किंवदंतियों के वर्ल्ड ट्री द्वारा दिया गया वरदान मानते थे। यहाँ तक कि गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड भी बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। लेकिन वो जानता था कि यह विवाद करने का समय नहीं था। वो चीज वास्तव में 10 बूंदे पवित्र जल के बराबर थी। इसीलिए नंबर A502 का गुस्सा और घबराहट जायज थी। तुम्हारी ये बकवास बहुत हो गई। इसी क्षण क्रिम्सन वॉर फ्रीडम लॉर्ड की ठंडी और खौफनाक आवाज सभी के कानों में गूंजी, जिसने लगभग उन्हें बहरा कर दिया। हर कोई उस विशालकाय व्यक्ति की ओर खौफ से देखने लगा। कई लोग जायंट से डरते थे, क्योंकि अगर वे बेकाबू हो जाएं तो वे तबाही की मशीन बन सकते हैं। इसीलिए कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। और ये व्यक्ति शायद सबसे शक्तिशाली जायंट था, क्योंकि इसे इसी ताकत के कारण फर्स्ट फ्रीडम लॉर्ड कहा जाता था। क्या आपको कुछ और कहना है फर्स्ट लॉर्ड? गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड की नजरें जायंट पर टिक गई, क्योंकि उसकी भी इस आदमी से उलझने की हिम्मत नहीं थी। ये बहुत आसान है। मैं उस लिच के बच्चे को मारने जा रहा हूँ और मुझे बस इतना चाहिए कि तुम लोग उसके चेलों को रोके रखो। क्या तुम ये कर सकते हो? क्रिम्सन वॉर फ्रीडम लॉर्ड ने गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड की ओर देखते हुए इतनी सहजता से कहा जैसे ये कोई बहुत छोटी सी बात हो। हालांकि इससे पहले कि गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड कोई जवाब दे पाता, अचानक एक खौफनाक आभा वहां छा गई। तभी उन्हें भयानक दहाड़े और मार्च करते शक्तिशाली कदमों की आवाज सुनाई दी। जमीन कांपने लगी थी। उसी क्षण लिच किंग की क्रोध से भरी भयानक आवाज पूरे डार्क रूइंस में गूंज उठी। चालाक कीड़ों, अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। जैकब के उस भूमिगत सीढ़ी वाले रास्ते अंडरग्राउंड स्टेयरकेस में कदम रखते ही उसके पीछे का रास्ता ढहने लगा और वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वहां कुछ भी बाकी नहीं बचा।
हालांकि किसी कारण से सीढ़ियों वाला वो रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित था, और जब वो कुछ मीटर गहराई में पहुंचा तो उसे अपनी स्टार वॉच पर एक अज्ञात स्रोत से एक और संदेश मिला। आपको राजा की विडंबना यानी आयरनी ऑफ द किंग प्राप्त हुई है। जैकब ने मन ही मन उपहास किया, पहले पुजारी का आशीर्वाद और अब राजा की विडंबना, ये बताने का क्या अजीब तरीका है कि तुम सफल हो गए हो। फिर जैकब ने स्टार वॉच पर ध्यान देना बंद कर दिया और रास्ते की गहराई में आगे बढ़ गया। सीढ़ियों से 50 मीटर नीचे उतरने के बाद उसे आखिरकार आगे एक रोशनी दिखाई दी। वो रास्ता 3 मीटर ऊंचा, 2 मीटर चौड़ा था और बड़े बड़े पत्थरों की ईंटों से बना था। जैसे जैसे जैकब नीचे उतरा, जमीन के 200 मीटर गहरे जाने के बाद उसे आखिरकार उस रास्ते का अंत दिखाई दिया। वहां एक और दीवार थी और उसने अनुमान लगाया कि ये दीवार गुप्त कमरों में मिली उन छद्म दीवारों जैसी ही होगी। इसलिए सीधे अंदर घुसने के बजाय उसने अपनी तलवार निकाली और एक छोटा सा छेद करने की कोशिश की ताकि देख सके कि दूसरी तरफ क्या है। हालांकि जब उसने अपनी तलवार घुसाने की कोशिश की तो पाया कि ये कोई छद नहीं बल्कि एक असली दीवार थी। फिर भी उसने एक छोटा सा छेद खोदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दीवार में 1 मीटर गहराई तक छेद करने के बाद उसकी तलवार आखिरकार दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब रही। फिर जैकब ने उस छेद से झांका और उसे वैसी ही एक दीवार दिखाई दी जैसे रास्ते में वो पहले से था, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए उसने छेद को और बड़ा करने का फैसला किया, और जब वो आखिरकार दूसरी तरफ देखने में सक्षम हुआ तो वो बुरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि वहां एक और सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। अब मैं कहाँ आ गया? जैकब ने विचार मग्न होकर उस सीढ़ी को देखा जो नीचे के साथ साथ ऊपर की ओर भी जा रही थी। वो शायद इस सीढ़ी के पीछे बने किसी गुप्त रास्ते के बीचों बीच था। चूंकि वहां कोई नहीं था और कोई हलचल भी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने एक इतना बड़ा छेद बना लिया जिससे वो रेंग कर बाहर निकल सके। लेकिन वो कोई भी आवाज करने से बच रहा था, क्योंकि ये जगह महल के सबसे भीतरी हिस्से का कोई तहखाना भी हो सकती थी और बाहर असाधारण डार्क बींग्स हो सकते थे। जैकब चुपचाप सीढ़ियों पर उतरा और एक पल सोचने के बाद उसने नीचे जाने का फैसला किया ताकि देख सके कि क्या वहां कोई गुप्त भंडारण कक्ष है। मंदिर के गुप्त कमरे की तरह उसे यहां भी कुछ अप्रत्याशित खजाना या लूट मिल सकती थी। ये रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जहां से वो आया था। इसे दृश्यमान बनाने के लिए चारों ओर मशालें लगी थीं। बिना कोई आवाज किए वो नीचे की ओर बढ़ा और जब वो अपनी 100वीं सीढ़ी पर था तो उसे आखिरकार एक खुला दरवाजा दिखाई दिया। लेकिन उस खुले दरवाजे ने उसे उस गलियारे की याद दिला दी जो मुकुट वाले गुप्त कमरे की ओर जाता था। मुझे मत बताओ कि ये रास्ता ठीक एक और शर्त की ओर खुलता है। जैकब को इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसे गहरी उम्मीद और रोमांच महसूस हुआ। लेकिन उसे उस जगह सो रहे उस खौफनाक वाइवर्न को भी याद था, इसलिए उसने बिल्कुल भी आवाज ना करने का फैसला किया और धीरे धीरे दबे पांव उस खुले दरवाजे की ओर बढ़ा। जब जैकब उस द्वार से केवल 10 मीटर दूर था, वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसे आगे से धीमी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए। वहां कोई और भी है? जैकब ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि सामने वाला उसे देख लेगा। लेकिन 5-6 सेकंड तक चलने के बाद कदमों की आवाज रुक गई और कोई हलचल नहीं हुई। जैकब ने भी अपनी सुनने की क्षमता बढ़ा दी, लेकिन उसे दिल की धड़कन या सांस लेने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इस बात ने उसे और भी ज्यादा सतर्क कर दिया। चूंकि वहां कोई और हलचल नहीं थी और आगे कोई परछाई भी नहीं दिख रही थी, इसलिए अंदर का नजारा और उस व्यक्ति को देखने के लिए उसने 2 सीढ़ियां और नीचे उतरी। फिर जैकब उकड़ू बैठ गया और एक छिपते हुए चोर की तरह अपना सिर नीचे करके उस धुंधले से रूम को देखा। हालांकि जो उसने देखा वो जैकब को खुशी से झूम उठने के लिए काफी था, क्योंकि आगे की जगह बिल्कुल उन 2 जगहों जैसी थी जिनसे वो भली भांति परिचित था। ये जगह मुकुट वाले कमरे से थोड़ी बड़ी थी और इस कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का सिंहासन था और उस सिंहासन पर एक पत्थर की मूर्ति बैठी थी। इस पत्थर के सिंहासन के सामने बिना सिर वाली एक और मूर्ति घुटनों के बल बैठी हुई थी। जैकब की नजरें तुरंत ठीक सामने वाली दीवारों पर उकेरे गए रून्स और कुछ दिखाई दे रहे भित्ति चित्रों पर जा टिकीं। जैकब जान गया था कि वो वास्तव में बिल्कुल वहीं पहुंच गया है जहां आखिरी शर्त थी। लेकिन जिस चीज ने उसे डरा दिया था वो था सिंहासन के ठीक पीछे फटे हाल लबादा पहने वो लंबा व्यक्ति जो बिना हिले डुले उन रून्स को घूर रहा था। एक डार्क बीइंग। जैकब को उसकी पहचान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी,
क्योंकि ये जगह शायद वही थी जिसकी डार्क बीइंग्स निगरानी कर रहे थे। इसलिए लबादा पहने वो आकृति उतनी ही शक्तिशाली होनी चाहिए जितना कि उसने उस दिन लिच मिनिस्टर को देखा था। एकमात्र अच्छी खबर ये थी कि लिच किंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैकब के चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने सीढ़ियों के बीच में बने उस विशाल छेद के बारे में सोचा। अगर लिच किंग या कोई और डार्क बीइंग वापस आ गया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। उस समय उसके छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि वो सैकड़ों डार्क बीइंग्स के घेरे में होगा। सिर्फ ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। इस जगह से निपटने से पहले मुझे जल्द से जल्द उस आदमी से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि वो वहां एक मूर्ति की तरह खड़ा है, इसलिए मुझे उस पर छिपकर हमला करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जैकब जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा, क्योंकि किसी भी पल उसका भंडाफोड़ हो सकता था। वो दबे पांव कमरे की ओर बढ़ा और व्हाइट मिनिस्टर का ध्यान खींचे बिना जैकब कमरे में प्रवेश किया। इस समय उसकी दिल की धड़कन और सांसें बेहद धीमी थीं। व्हाइट मिनिस्टर उससे केवल 10 मीटर दूर था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये 15 मील हो। वो पहेली को देखते हुए गहरी सोच में डूबे व्हाइट मिनिस्टर की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा था। 2 शर्तें टूट जाने के बाद व्हाइट मिनिस्टर इस पहेली को जल्दी से सुलझाना चाहता था, वरना वो जानता था कि जब लिच किंग फ्रीडम प्लेन्स की सेना पर अपना गुस्सा उतारकर वापस लौटेगा तो अगला नंबर उसी का होगा। इसलिए व्हाइट मिनिस्टर जैकब की मौजूदगी से पूरी तरह बेखबर रहा। उसका दिमाग पूरी तरह से केवल ये पता लगाने पर केंद्रित था कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। तब तक कि व्हाइट मिनिस्टर को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में जल रही लपटें भयंकर रूप से भड़भड़ाने लगी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसके लबाले से ढके सिर के ठीक ऊपर एक गहरा पारदर्शी बैरियर प्रकट हो गया। स्विश! अगले ही पल तेज हवा का एक शक्तिशाली झोंका आया और एक लंबी चांदी की तलवार उस गहरे बैरियर से जा टकराई, लेकिन वो उसे भेदने में नाकाम रही। स्वदेशी चींटी! व्हाइट मिनिस्टर जोर से चिल्लाया। उसकी कंकाल वाली उंगली एक खौफनाक काली चमक से जगमगा उठी और उसने उस हमले की दिशा में अपना हाथ घुमाकर एक गहरा डार्क आर्क बना दिया। जैकब बुरी तरह चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस डार्क एनर्जी ने उसके छिपकर किए गए हमले को रोक दिया है। वो हवा में ही पूरी तरह से बेबस हो गया था। चूंकि व्हाइट मिनिस्टर सिंहासन के ठीक पीछे खड़ा था, इसलिए जैकब ने उस पर कूदकर हमला किया था, क्योंकि किसी भी दूसरी तरफ से जाने पर उसका भंडाफोड़ हो जाता। अगर उसने टाइटन राइफल सेट करने में समय लगाया होता तो जरा सी आवाज से भी उसकी पोल खुल जाती। इसलिए व्हाइट मिनिस्टर पर छिपकर हमला करने का उसका फैसला बिल्कुल सही था। उसके पास कोई और ऐसी बंदूक भी नहीं थी जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डार्क बीइंग को मार सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि व्हाइट मिनिस्टर इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करेगा। इससे पहले कि जैकब की तलवार उसकी खोपड़ी को चीर पाती, उसने उसे रोक लिया। जैकब अभी 6x एक्सेलरेशन में था, जिसका मतलब था कि उसके पिछले हमले में शायद 3 किलो टन की ताकत थी, लेकिन ये ऊर्जा बैरियर उसे रोकने में कामयाब रहा था। जैकब के पास इस बारे में सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि वो डार्क एनर्जी ब्लेड पहले ही उस पर आ चुका था। उसने तुरंत इसे रोकने के लिए अपनी चांदी की तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके पीछे की ताकत भयानक थी, शायद 5 किलो टन के करीब। जैकब हवा में उड़ता हुआ भित्ति चित्र वाली दीवार की ओर जा गिरा और उसकी चांदी की तलवार का भी एक बड़ा हिस्सा टूट गया। अंततः व्हाइट मिनिस्टर जैकब की ओर मुड़ा, जिसने भित्ति चित्र वाली दीवार पर एक छोटा सा गड्ढा बनाते हुए खुद को तेजी से स्थिर कर लिया था। व्हाइट मिनिस्टर ने जैकब के मुखौटे के पीछे उसकी ठंडी सुनहरी एम्बर आंखों में देखा, जबकि उसकी अपनी आंखों की लपटें किसी खौफनाक इरादे से फड़फड़ा रही थीं। उन नीली लपटों वाली आंखों को देखकर जैकब के रोंगटे खड़े हो गए। वो खुद को ये कहने से नहीं रोक पाया कि तुम आखिर कौन सी घिनौनी चीज हो। व्हाइट मिनिस्टर ने जिंदा लोगों की भाषा में उपहास करते हुए कहा, इतनी तुच्छ सी ताकत के साथ तुम्हारी मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात में रह चीटी और अब एक लाइफ क्रिस्टल में बदल जा। जैकब का दिल जोर से धड़कने लगा जब व्हाइट मिनिस्टर के हाथ में जादुई रूप से एक हड्डियों की मूठ वाली लाल खूनी तलवार प्रकट हो गई। अगले ही पल वो खूनी लाल ब्लेड एक भयानक काली चमक से झिलमिलाने लगा और व्हाइट मिनिस्टर ने एक कदम आगे बढ़ाया, जो पलक झपकते ही एक धुंधली काली परछाई में बदल गया। जैकब जान गया था कि वो भयंकर खतरे में है। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 7x एक्सेलरेशन में प्रवेश किया। उसके बाद ठीक उसी समय जब वो लाल तलवार उसका सिर धड़ से अलग करने वाली थी, उसने अपनी तलवार को बाईं ओर घुमा दिया, लेकिन फिर भी उसे एक जोरदार झटका लगा और वो किसी फटे हुए चिथड़े की तरह प्रवेश द्वार की दीवार की ओर उड़ता हुआ जा गिरा। ओह, तो तुमने इसे रोक लिया। ऐसा लगता है कि तुम्हारी ताकत अचानक से बढ़ गई है।
व्हाइट मिनिस्टर अपनी लाल तलवार थामे ठीक वहीं खड़ा था जहां कुछ पल पहले जैकब था। वो जैकब को एक खौफनाक दिलचस्पी के साथ देख रहा था, मानो वो किसी दिलचस्प चींटी को देख रहा हो। दूसरी ओर जैकब ने खांसते हुए खून थूका और खुद को दीवार के मलबे से बाहर निकाला। उसने व्हाइट मिनिस्टर को जान से मारने के इरादे और थोड़े खौफ के साथ देखा। उस हमले ने उसके शरीर के अंदरूनी अंगों को हिलाकर रख दिया था और उसका दाहिना हाथ टूट गया था। अब तक पहली बार ऐसा हुआ था कि वो इस तरह से घायल हुआ और इतनी नुकसानदेह स्थिति में फंसा था। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसे अचानक मौत का खौफनाक एहसास हुआ जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया और बिना कुछ सोचे समझे उसकी दिल की धड़कन उछलकर 8x एक्सेलरेशन में पहुंच गई। उसने तुरंत अपनी छोटी तलवार का इस्तेमाल उस काली चमक बिखेरती लाल तलवार को रोकने के लिए किया जो उसके दिल को चीरने से महज कुछ इंच ही दूर थी। इस तरह वो किसी तरह एक और जानलेवा हमले को रोकने में कामयाब रहा था, लेकिन इस हमले के पीछे की ताकत पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। इसने दीवार में लगभग एक बहुत बड़ा छेद कर दिया था और जैकब की पसलियां भी कुचल गई थीं। इसके अलावा पिछले झटके के कारण उसकी छोटी टाइटन तलवार अब दरारों से भर चुकी थी। लेकिन ये जैकब की सबसे छोटी चिंता थी, क्योंकि उसके चेहरे का मुखौटा गिर गया और उसने बड़ी मात्रा में खून की उल्टी की, जिसमें उसकी हड्डियों के टुकड़े भी मिले हुए थे। और सबसे भयानक बात, उसकी दिल की धड़कन पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी और वो 9x एक्सेलरेशन को पार करने के कगार पर थी। व्हाइट मिनिस्टर की जलती हुई आंखें धूल के गुबार के बीच किसी खौफनाक भूत की तरह तेजी से चमक रही थीं, जैसे वो जैकब को बिल्कुल साफ देख सकता था। तुमने इसे फिर से रोक लिया और तुम्हारी ताकत एक बार फिर से उछाल मारकर लगभग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 5 तक पहुंच गई है। मैंने तुम जिंदा चीटिंग के बीच ऐसी क्षमता वाले किसी इंसान को ना ही देखा है, ना ही सुना है, ना ही तुम हमारे डेटाबेस के किसी खतरे से मेल खाते हो। व्हाइट मिनिस्टर ने दिलचस्पी से कहा। अब उसका जैकब को तुरंत मारने का कोई इरादा नहीं था, मानो वो उसके लिए कोई प्रयोग करने वाला नमूना बन गया हो। व्हाइट मिनिस्टर ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताओ छोटी चींटी, तुम्हारे पास किस प्रकार की क्षमता है? अगर इसने मेरी दिलचस्पी बढ़ाई तो मैं तुम्हें एक डार्क बीइंग के रूप में पुनर्जन्म लेने का मौका दूंगा। अपने पीले पड़े चेहरे के साथ जैकब ने व्हाइट मिनिस्टर को गुस्से और हिकारत से देखा। मुझे लगता है कि लगातार सफलताएं मिलने के बाद मैं थोड़ा अहंकारी हो गया था और अंततः अपनी औकात से बड़ी मुसीबत मोल ले ली, लेकिन क्या बोन्स को सच में लगता है कि वो जीत गया है? जैसे ही उसकी दिल की धड़कन 9x एक्सेलरेशन में प्रवेश की, जैकब को अपने शरीर में एक गर्म धारा बहती हुई महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा हो। अपनी इस खौफनाक हालत के बावजूद उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, केवल जलन का एहसास था। अचानक उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने कहा, बोन्स को, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी इस कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में तुम मेरा ये तोहफा रख सकते हो। व्हाइट मिनिस्टर की आंखों में तिरस्कार की भावना चमक उठी जब उसने देखा कि जैकब अपना एकमात्र हाथ, जो टूटा नहीं था, अपने चेहरे की ओर बढ़ा रहा है। वो उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक पाया और कहा, है, लगता है मैंने तुम्हारे दिमाग पर कुछ ज्यादा ही गहरा असर डाल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद मैं। हालांकि उसकी बात अचानक बीच में ही रुक गई। उसकी खाली आंखों में जल रही लपटें बड़ी हो गईं जब उसने जैकब के हाथ में एक बिल्कुल काला हथियार देखा और उसके दिमाग में एक खौफनाक विचार कौंध गया। लेकिन इससे पहले कि व्हाइट मिनिस्टर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, जैकब ने अपने पीले पड़े चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक और खौफनाक मुस्कान के साथ ट्रिगर खींच दिया था और उसकी आंखें मानो कह रही थीं, तुम मारे गए। जैकब ने जैसे ही ट्रिगर खींचा, होल्डर या बैरल के बिना अपनी मौजूदा हालत में उसने टाइटन स्नाइपर के पीछे की पूरी खौफनाक ताकत को झेला। जिस पल गोली मुख्य बैरल से निकली, जैकब का पूरा हाथ चकनाचूर हो गया। लेकिन ठीक ऐन मौके पर, इससे पहले कि उसका पूरा हाथ उखड़ जाता और शॉक वेव उसकी जान ले लेती, वो किसी तरह उस बंदूक को अपने इन्फिनिटी पेंडेंट में सुरक्षित रखने में कामयाब रहा। बंदूक को इस तरह इन्फिनिटी पेंडेंट में रखने के बाद उसके साथ क्या हुआ, इस बारे में उसके दो सिद्धांत थे। पहला, ये बाकी सभी चीज़ों की तरह ही सुरक्षित रहेगी और अगली बार जब वो इसे बाहर निकालेगा तो ये वैसी ही दिखाई देगी और उसे इसके बचे हुए रिकॉइल को टाइम स्टॉप की तरह झेलना होगा। दूसरा, इन्फिनिटी पेंडेंट समय को नहीं रोक सकता था और रिकॉइल अभी भी पेंडेंट के स्पेस के अंदर होगा, जो उसके स्टोरेज स्पेस में रखी सभी चीज़ों को नष्ट कर देगा, जिससे उसे कोई एतराज़ नहीं था। या फिर इन्फिनिटी पेंडेंट उस झटके को पूरी तरह से दबा देगा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। चाहे जो भी हो, इससे जैकब की आंखों में चमकते उस पागलपन भरे रोमांच पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। वो व्हाइट मिनिस्टर को घूर रहा था, जिसके सामने उसका वो गहरा बैरियर अभी भी मौजूद था और पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। लेकिन इस बैरियर के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था। इसमें से केवल व्हाइट मिनिस्टर की जबड़े की हड्डियां दिखाई दे रही थीं, क्योंकि उसके सिर का बाकी हिस्सा
पूरी तरह से उड़ चुका था और उसकी जगह केवल 3 लपटें हवा में तैर रही थीं। उनमें से 2 लपटें हल्के नीले रंग की थीं, व्हाइट मिनिस्टर की आंखें, जबकि इन दोनों लपटों के बीच वाली आखिरी लौ एक बैंगनी लौ थी जो एक काले क्रिस्टल को लपेटे हुए थी। हालांकि इस डार्क क्रिस्टल का 5वां हिस्सा गायब था। जल्द ही वो बैंगनी मृत लौ और भी तेज चमकने लगी और टूटे हुए कोर के चारों ओर अचानक पन्ना जैसे हरे क्रिस्टल प्रकट होने लगे। जैकब के चेहरे की खुशी अचानक खौफ और पीलेपन में बदल गई जब उसने देखा कि वे पन्ना क्रिस्टल एक हरे धुएं एमरल्ड मिस्ट में बदलकर उस टूटे हुए कोर की ओर खींचे जा रहे हैं। इसके बारे में सोचना भी मत, जैकब ने शाप देते हुए कहा और अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसी पल उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल आ गई। इसका मतलब ये भी था कि पेंडेंट के अंदर रिकॉइल नहीं हुआ था, लेकिन जैकब के पास निपटने के लिए कहीं ज्यादा जरूरी मामले थे। उसे इस खौफनाक कमीने को रोकना था जो साफ तौर पर अपने कोर की मरम्मत करना चाहता था और उन पन्ना क्रिस्टल के साथ पुनर्जीवित होना चाहता था। उसने डार्क बीइंग्स की इस क्षमता के बारे में सुना था कि जब तक उनकी मृत लौ बुझ न जाए वे पुनर्जीवित हो सकते हैं, लेकिन उसने कभी ऐसे डार्क बीइंग के बारे में नहीं सुना था जो किसी द्वारा कोर को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने के बाद भी पुनर्जीवित हो सके। एकमात्र राहत की बात यह थी कि व्हाइट मिनिस्टर इस अवस्था में पूरी तरह से बेबस लग रहा था, क्योंकि खौफ में फड़फड़ाती उन 2 लपटों के बावजूद उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। व्हाइट मिनिस्टर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जैकब के पास कोई स्टोरेज स्पेस होगा और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक ऐसा हथियार होगा जो उसके 9 सितारा डार्क कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। उसका चेहरा उड़ाना तो दूर की बात थी। अगर उसे पता होता तो वो जैकब से बकवास करने के लिए कभी नहीं रुकता और मौका मिलते ही उसे वहीं खत्म कर देता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैकब पहले से ही 10x एक्सेलरेशन में था। उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर पिघल रहा है। वो अभी बिल्कुल चमड़ी और नसों से जुड़े कंकाल योद्धा की तरह लग रहा था, लेकिन इस एक्सेलरेशन ने उसके दाहिने हाथ का आधा हिस्सा भी ठीक कर दिया था और इसकी परवाह किए बिना जैकब ने ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल का ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बौछार एक के बाद एक उस डार्क कोर पर बरसने लगी। वो जानता था कि जब तक वो इस प्रक्रिया को बाधित करता रहेगा, व्हाइट मिनिस्टर की मौत निश्चित है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद मारा जाएगा। लगभग 20 गोलियों के बाद वो कोर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। मृत लौ अचानक भयंकर रूप से भभक उठी और उस डार्क कोर पर हर तरफ दरारें दिखाई देने लगीं। जैकब को अचानक एक भयानक ताकत का एहसास हुआ। ये अड़ियल कमीना। उसने फुर्ती से राइफल की जगह टाइटन टीयर्स की शीशी निकाली और ढक्कन खोले बिना ही उसे अपने मुंह में उछालकर निगल लिया। बूम! जैकब बमुश्किल एक सुरक्षा ढाल निकाल पाया था कि वो डार्क कोर आखिरकार फट गया और उसने जैकब को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। इसके कारण पूरा गुप्त कमरा हिल उठा और धमाके की आवाज पहले से भी ज्यादा जोरदार थी। धमाके के बिल्कुल बीचों बीच आइज ऑफ द एक्सप्लोजन में होने के बावजूद जैकब अभी भी होश में था। उसे अपने पेट में एक गर्म धारा और यहां तक कि तेज दर्द भी महसूस हुआ। उसका एक्सेलरेशन लगभग 11 गुना असीमित के करीब था। इसी कारण से टाइटन टीयर्स तेजी से जीवन शक्ति में बदल गए और उसे खुद को संभालने की कुछ ताकत दे दी। इसके अलावा जैकब इस जगह पर बेहोश नहीं होना चाहता था, वरना उसका मरना तय था। ऊपरी मंजिल पर मौजूद जीवों ने शायद पहले ही वो धमाका सुन लिया था। उसे खौफ सता रहा था कि लिच किंग कहीं नीचे आकर उसका खेल खत्म न कर दे। जैकब जानता था कि व्हाइट मिनिस्टर को किसी तरह मारने के बाद भी वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीयर 6 जीव के साथ सीधे टकराव के लायक नहीं था। वो वाइवन बस उसकी खुशकिस्मती थी और कुछ नहीं। बेहद मुश्किल से उसने अपने ऊपर से मलबा हटाया। एकमात्र राहत की बात यह थी कि भूमिगत कमरा अभी तक ढहा नहीं था। विस्फोट के कारण पूरा प्रवेश द्वार ब्लॉक हो चुका था, लेकिन वो आखिरकार मलबे से बाहर रेंगकर निकल पाया। जैकब ने गुप्त कमरे के बीचों बीच देखा और उसे राहत मिली जब उसने पाया कि धमाके के बाद भी मूर्तियां सही सलामत थीं। फिर उसने वाइवन के मांस के टुकड़े निकाले जो उसने तैयार किए थे और उन्हें एक के बाद एक निगलने लगा। उसके कंकाल जैसे चेहरे पर रंग वापस लौटने लगा, क्योंकि उसके घाव तेजी से भर रहे थे। यहाँ तक कि उसका चकनाचूर हो चुका हाथ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन खुश होने के बजाय जैकब बहुत जल्दी में था। उसने अपने फ्लूइड एक्सेलरेशन को भी नज़रअंदाज किया और उस बिना सिर वाली घुटने टेके मूर्ति को ध्यान से देखते हुए उसे किसी तरह 10x पर बनाए रखा। इसी पल उसकी तेज सुनने की क्षमता के कारण अचानक उसे पद चिन्हों की आवाज़ सुनाई दी। वो जान गया था कि डार्क बीइंग्स ने धमाके की आवाज़ सुन ली है और वे बड़ी संख्या में पागलों की तरह उधर ही आ रहे हैं। लानत है, कृपया काम कर जाना। अपने दांत घींचते हुए उसने मुकुट पहने हुए मूर्ति का सिर निकाला और घबराहट के साथ उसे बिना सिर वाली मूर्ति पर रखने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर ये काम नहीं किया तो उसे सैकड़ों असाधारण डार्क बीइंग्स का सामना करना पड़ेगा।
डार्क रूइंस के दक्षिण में एक गहरे गड्ढे जैसा विशाल क्रेटर था जो लगातार कांप रहा था। गहराई से सोनिक बूम्स और चमकती हुई शॉक वेव्स उठ रही थीं। इस क्रेटर के अंदर लिच किंग लाल रंग की ऊर्जा से भरी अपनी भूतिया तलवार को खौफनाक तरीके से लहरा रहा था और जायंट पर ऐसे जानलेवा वार कर रहा था कि तलवार की परछाइयां तक हवा में छूट रही थीं। वो जायंट और कोई नहीं बल्कि क्रिम्सन वॉर फ्रीडम लॉर्ड था, लेकिन अभी वो राजसी दिखने के बजाय फटेहाल और बदहवास लग रहा था। उसका आधा कवच चटक चुका था, शरीर पर तलवारों के गहरे घाव देखे जा सकते थे और उनमें से खून का फव्वारा फूट रहा था। वो लिच किंग के जानलेवा हमलों की मार झेल रहा था जिनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वो किसी तरह अपने ऊंचे लाल भाले से उन हमलों को रोकने की बस नाकाम कोशिश ही कर पा रहा था। दूसरी ओर लिच किंग को खरोच तक नहीं आई थी। उसके कवच पर एक निशान तक नहीं था, जबकि उसके हेलमेट के ऊपर गहरे नीले रंग की लपटें भयंकर रूप से धधक रही थीं। डार्क बीइंग्स द्वारा डार्क एनहिलेशन आर्मी पर चौतरफा हमला किए हुए केवल 10 मिनट ही हुए थे। क्रिम्सन वॉर फ्रीडम लॉर्ड ने अहंकार में लिच किंग का सामना किया था और उसे इस जगह पर खींच लाया था ताकि उनके टकराव से सेनाओं को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि क्रिम्सन वॉर फ्रीडम लॉर्ड को अब कड़वा सच पता चल चुका था कि उसने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया था और अब वो सिर्फ ये सोच रहा था कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। रही बात लिच किंग को हराने की, तो ये एक ऐसा सपना था जिससे वो अब जाग चुका था। वो जानता था कि केवल तभी इस खौफनाक दुश्मन से छुटकारा पाने की कोई उम्मीद हो सकती थी जब सभी फ्रीडम लॉर्ड्स एक साथ मिलकर लड़ें। मुझे लगा था कि घमंडी जायंट लॉर्ड कम से कम कोई चुनौती तो पेश करेगा, लेकिन तुम भी उन चींटियों की तरह ही निकले। मुझे लगता है कि एक गुलाम हमेशा गुलाम ही रहेगा। लिच किंग ने ठंडेपन से उपहास किया। तभी उसकी तलवार के चारों ओर की लाल ऊर्जा अचानक बाहर की ओर फूट पड़ी और उसने एक 10 मीटर लंबे खूनी लाल ब्लेड का रूप ले लिया। अपमान और तिरस्कार से भरे हुए शब्द सुनकर क्रिम्सन वॉर फ्रीडम लॉर्ड की खून से लाल आंखों में पागलपन छा गया। अचानक उसके शरीर से धात्विक ऊर्जा फूट पड़ी और वो पूरी तरह से लोहे में बदल गया। उसके भाले से भी गूंजने वाली आवाजें निकलने लगीं और उसने खौफनाक गुस्से के साथ उस लाल ब्लेड की ओर अपना भाला घोंपते हुए दहाड़ लगाई। जायंट्स को नीचा मत दिखाओ, मर जा कमीने। एक जबरदस्त धमाका पूरे इलाके में गूंज उठा। जमीन भूकंप की तरह कांप उठी और धूल और मलबे का गुबार आसमान में छा गया। क्रेटर के अंदर खुद को स्थिर करने से पहले लिच किंग को कुछ मीटर पीछे धकेल दिया गया था, जबकि उसका लाल ऊर्जा ब्लेड केवल आधा ही खत्म हुआ था। लेकिन दूसरी ओर क्रिम्सन वॉर फ्रीडम लॉर्ड किसी टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ता हुआ पीछे की दीवार से जा टकराया, जिससे वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। ये नाच गाना अब खत्म हुआ, लिच किंग ने ठंडे स्वर में घोषणा की। उसके शरीर से एक उफनती हुई लहर की तरह एक खौफनाक आभा उठने लगी। ऊर्जा ब्लेड ने अचानक एक डरावनी आवाज की और उसका आकार और चौड़ाई और भी बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि लिच किंग अपना आखिरी हमला तैयार कर पाता और क्रिम्सन वॉर फ्रीडम लॉर्ड का खेल खत्म कर पाता, उसके हेलमेट के ऊपर की लौ अचानक पागलों की तरह फड़फड़ाने लगी। क्या व्हाइट मिनिस्टर के साथ मेरा संपर्क टूट गया है? इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो मर गया है। नहीं, वो बेड़ी। बिना एक पल सोचे उसका ऊर्जा ब्लेड अचानक गायब हो गया और उसने तुरंत आसमान की ओर छलांग लगा दी। उसने अचानक दहाड़ लगाई और एक बहुत ही ऊंची और तीखी आवाज निकाली। वो महल में मौजूद डार्क बीइंग्स को आदेश दे रहा था कि वो तुरंत उस भूमिगत कमरे की ओर दौड़ें और घुसपैठिए को खत्म करने के लिए कुछ भी करें, जबकि वो खुद रास्ते में था। लेकिन वो महल के आधे रास्ते पर ही पहुंचा कि जमीन कांपने लगी। पूरे डार्क रूइंस में जबरदस्त झटके लगने लगे। ठीक इसी क्षण एक स्थिर और गूंजती हुई आवाज पूरे डार्क रूइंस में सुनाई दी। ट्रायल डार्क रूइंस को लाइव फैक्शन द्वारा पूरा कर लिया गया है। सभी प्रतिभागियों को तत्काल प्रभाव से बाहर भेजा जाएगा। नहीं, लिच किंग ने पागलों की तरह चीखते हुए खूनी लाल शॉक वेव पैदा की, जिससे उसके आसपास की हर चीज पल भर में धूल में बदल गई। लिच मिनिस्टर के साथ गतिरोध में फंसा गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड ये घोषणा सुनकर हक्का बक्का रह गया। क्या लाइव फैक्शन ने ट्रायल पूरा कर लिया? ये कैसे संभव है? लिच मिनिस्टर का शरीर कांप उठा। उसकी भावनाओं के कारण उसके चारों ओर का सुरक्षा बैरियर अचानक प्रभावित हुआ और एक पल के लिए अस्थिर हो गया। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड अपने सदमे से बाहर आया और उसकी आंखें परमानंद से चमक उठीं।
उसके हाथ में मौजूद दोनों सुनहरी तलवारें सुनहरे रंग में जगमगा उठीं। सामने वाले के ध्यान भटकने का पूरा फायदा उठाते हुए उसने लिच मिनिस्टर पर हमलों की झड़ी लगा दी। वो इतना रोमांचित था कि बाहर भेजे जाने से पहले वो इस कमीने को खत्म कर देना चाहता था। डार्क एनहिलेशन आर्मी का मनोबल भी आसमान चूमने लगा। वे सभी खुशी से झूम उठे और पागलों की तरह उन डार्क बींग्स पर शक्तिशाली हमले करने लगे। भूमिगत कमरे में जेकब मुकुट पहनी उस महिला की मूर्ति को चमकती आंखों से देख रहा था। जिस क्षण उसने मुकुट पहने सिर को बिना सिर वाली मूर्ति के ऊपर रखा, वो तुरंत उस धड़ से जुड़ गया। इतना ही नहीं, अगले ही क्षण एक सुनहरी रोशनी ने अचानक सिंहासन की मूर्ति और पूरी वेदी को घेर लिया। जब रोशनी गायब हुई तो घुटने टेकी हुई मूर्ति कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने किसी तरह सिंहासन पर बैठे राजा की मूर्ति की जगह ले ली थी और अब वो एक रानी की तरह राजसी शान से उस पर विराजमान थी। जेकब को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, क्योंकि डार्क बींग्स करीब और करीब आते जा रहे थे। लेकिन ठीक इसी पल उसे एक आवाज सुनाई दी। ट्रायल डार्क रूइंस को लाइव फैक्शन द्वारा पूरा कर लिया गया है। सभी प्रतिभागियों को तत्काल प्रभाव से बाहर भेजा जाएगा। अगले ही पल सिंहासन के ठीक पीछे एक अचानक काला छेद बन गया। जेकब ने राहत की सांस लेते हुए उसे देखा। वो जानता था कि इस कमबख्त जगह से बाहर निकलने का यही रास्ता था, क्योंकि वो इसी तरह से यहाँ आया भी था। वो इसमें कूदने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र रास्ते से कुछ मीटर की दूरी पर पड़ी एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। अगर उसकी देखने की क्षमता तेज़ नहीं होती तो वो यकीनन इसे चूक जाता। ये लाल रंग के पैटर्न वाली एक काली अंगूठी थी, और अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि उसने ये अंगूठी व्हाइट मिनिस्टर की उंगली पर देखी थी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत उसे उठा लिया। बिना किसी पल की और गमाए वो उस काले छेद में कूद गया, और जेकब के उस काले छेद में प्रवेश करने के बाद वो छेद सिकुड़ा और हमेशा के लिए गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए जेकब ने खुद को उसी घुप काले रास्ते में पाया और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके पास किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। उसकी दिल की धड़कन 10x की खौफनाक सीमा को तोड़ने ही वाली थी, और वो अच्छी तरह जानता था कि उसका शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। केवल 10x एक्सेलरेशन के कारण ही उसका पूरा शरीर उबलते हुए टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो महसूस कर सकता था कि अगर रक्त संचार जरा सा भी और बढ़ा तो उसकी नसें किसी बम की तरह फट जाएंगी और उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। अगर उसने वो 5 पाउंड जादुई मांस ना खाया होता तो वो अब तक कब का मर चुका होता। उसी मांस की बदौलत उसकी भयंकर चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। लेकिन वो जानता था कि अभी वो मौत के मुंह से पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है। इसलिए वो तुरंत नीचे बैठ गया और अपने दिल को शांत करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने से पहले उसने 1 पाउंड मांस और खा लिया। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि 10x एक्सेलरेशन उसके शरीर की वर्तमान चरम सीमा थी और उसने अभी तक 7x एक्सेलरेशन पर भी पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर भी शरीर में मौजूद अत्यधिक ऊर्जा और घावों के भरने के कारण वो अपने दिल को शांत करने पर पूरी तरह से ध्यान लगा पाया, जबकि उसके शरीर से सचमुच धुआं उठ रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसने अपनी दिल की धड़कन को थोड़ा थोड़ा करके शांत किया। एक अज्ञात समय बीत जाने के बाद वो आखिरकार 10x एक्सेलरेशन से बाहर निकलने में कामयाब रहा, और फिर 9x, 8x, 7x। जब जेकब आखिरकार 6x पर पहुंचा तो ये प्रक्रिया और भी तेज़ होने लगी, और 5x से पूरी तरह से फ्लूइड एक्सेलरेशन से बाहर निकलने में उसे केवल आधा मिनट लगा। इसी क्षण जेकब ने अपनी आंखें खोली और वो बुरी तरह चौंका, क्योंकि उसने खुद को 10x10 की एक बिल्कुल सफ़ेद जगह में बैठा हुआ पाया, और वो अब बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कब आया? जेकब तुरंत सतर्क हो गया। फ्लूइड एक्सेलरेशन से बाहर निकलने पर पूरा ध्यान लगाने के कारण वो समय का भान पूरी तरह से खो चुका था। इसके अलावा वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल उत्तम थी और उसका शरीर पहले जैसा हो गया था। तभी वो स्थिर आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। फेसलेस एंशंट, बधाई हो, आपने रेयर प्लेन्स ट्रायल डार्क रूइंस की सभी ट्रायल शर्तों को पूरा कर लिया है। अगले ही पल जेकब की स्टार वॉच अचानक कंपन करने लगी और उसे एक अज्ञात स्रोत से एक और संदेश मिला। आपको मेडन की कृतज्ञता प्राप्त हुई है। क्या ये आवाज़ ज़ोडियाक विल की हो सकती है? जेकब का दिल खौफ से ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि इमोटिका भी ज़ोडियाक विल से डरती थी, और इसका कोई ना कोई भयानक कारण ज़रूर रहा होगा। इसलिए देवताओं जैसी इस खौफनाक सत्ता के सामने वो ज़रा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो स्थिर आवाज़ फिर से गूंजी। फेसलेस एंशंट लाइफ फैक्शन से संबंधित है।
अन्य प्लेन्स के लाइफ बीइंग्स को अब रेयर प्लेन्स में स्वतंत्र रूप से प्रवेश दिया जाएगा, जब तक कि वो पावर कैप से ऊपर न हो, और ये अगले ट्रायल की स्थापना तक लागू रहेगा। अन्य प्लेन्स के डार्क बीइंग्स की पिछली पहुंच को रद्द कर दिया जाएगा और इसे प्रति दशक केवल 10,000 जीवों तक सीमित कर दिया जाएगा। प्रोटेक्शन बैरियर अब लाइफ प्लेन से हटा लिया जाएगा और डेड प्लेन को अगले ट्रायल की स्थापना तक हटा दिया जाएगा। फेसलेस एंशिएंट रेयर प्लेन्स ट्रायल के चैंपियन के रूप में आपका स्टार प्रिविलेज टाइप 0 से बढ़ाकर टाइप 1 कर दिया गया है। अगले ट्रायल की स्थापना तक रेयर प्लेन्स पर आपका लेवल 1 का अधिकार होगा। फेसलेस एंशिएंट चैंपियन के रूप में आपको अपने संचित इनाम का आधा त्याग कर 500 वर्षों के लिए लाइफ जोन को एक्टिवेट करने का वन टाइम राइट प्राप्त है। कृपया चुनें कि क्या आप लाइफ जोन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। भाड़ में जाए, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, जेकब ने मन ही मन उपहास किया। उन लोगों के लिए जिन्हें वो जानता भी नहीं था अपना आधा इनाम छोड़ना पागलपन होता, खासकर तब जब उसने अंत में मौत को इतने करीब से मात दी थी। उसने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, मैं इस वन टाइम राइट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। फेसलेस एंशिएंट, आपने अपना वन टाइम राइट रद्द कर दिया है। आपके इनाम इस प्रकार हैं। शर्त पूरी करने के लिए राजा की गरिमा को नष्ट करें, आपको 10,000 ज़ोडियाक क्रेडिट दिए जाते हैं। शर्त पूरी करने के लिए मेडन को उम्मीद दें, आपको 10,000 ज़ोडियाक क्रेडिट दिए जाते हैं। शर्त पूरी करने के लिए पुजारी को ब्लड फ्लावर के साथ उसके आंसुओं को खून से रंग कर बचाएं, आपको 10,000 ज़ोडियाक क्रेडिट दिए जाते हैं। कुल इनाम 30,000। 2 शर्तें पूरी करने के लिए कुल इनाम 2 गुना कर दिया गया है, कुल इनाम 60,000। तीनों शर्तें पूरी करने के लिए कुल इनाम फिर से 2 गुना कर दिया गया है, कुल इनाम 1,20,000। एकमात्र चैंपियन का इनाम 30,000 ज़ोडियाक क्रेडिट और रेयर प्लेन्स शॉप से एक मुफ्त टाइप 1 एडवांस वेपन। अंतिम इनाम 1,50,000 ज़ोडियाक क्रेडिट और एक मुफ्त टाइप 1 एडवांस वेपन। आपके इनाम आपके टाइप 1 ज़ोडियाक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अपना इतना आलीशान और ज़बरदस्त इनाम सुनकर जेकब की आंखें सूरज की तरह चमक उठीं। सिर्फ 1,50,000 जीसी ही उसे पूरे रेयर प्लेन्स में सबसे अमीर बनाने के लिए काफ़ी थे। और तो और इस स्टार प्रिविलेज के साथ उसका टाइप 1 ज़ोडियाक अकाउंट भी अपने आप टाइप 1 में अपग्रेड हो गया था। उसने अनुमान लगाया कि ये स्टार प्रिविलेज स्टार नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए, और स्टार नेटवर्क से जुड़ी कोई भी चीज़ मजाक नहीं थी। जहाँ तक टाइप 1 ज़ोडियाक अकाउंट की बात थी, इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब तक वो जीसी का इस्तेमाल करेगा, उसे स्टार नेटवर्क या कहीं से भी किसी भी खरीदारी पर 2% की छूट दी जाएगी। उसका पिछला प्रिविलेज टाइप 0 उसे केवल 1% की छूट दे सकता था। रही बात रेयर प्लेन्स पर लेवल 1 के अधिकार की, तो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि रेयर प्लेन्स उसकी यात्रा का महज एक पड़ाव था, और एक बार जब वो तैयार हो जाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। उसे तो इस रेयर प्लेन्स शॉप में दिलचस्पी थी। इमोटिका ने भी बताया था कि एक चैंपियन इस दुकान के जरिए प्लेन में उपलब्ध कोई भी चीज़ खरीद सकता है और डिलीवरी तुरंत होगी। इसलिए उसने तुरंत पूछा, ये रेयर प्लेन शॉप क्या है? उसने अनजान बनने का नाटक किया, क्योंकि अगर उसे इस दुकान के कामों के बारे में पहले से पता होता तो ये शक पैदा करता। वो जानता था कि इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि उसका उच्च प्लेन से संपर्क था, या फिर ये आवाज़ असली ज़ोडियाक विल की ना होकर केवल एक एआई की थी, क्योंकि ये महज एक रेयर प्लेन्स का ट्रायल था। शक्तिशाली ज़ोडियाक विल का यहाँ व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना बेतुका था। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि